बी रेडी, क्योंकि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टेक्निकल कम्युनिकेशन, जो कि बहुत शॉर्ट में, बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगी और उसको लिखना आप चुटकियों में लिख सकते हो एक बार नोट्स पढ़ने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो यूनिट फर्स्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड वॉइस डायनामिक्स। सबसे पहले तो हम एक टर्म समझते हैं कि ये टेक्निकल कम्युनिकेशन होती क्या है। तो उससे पहले हमारा कम्युनिकेशन जानना भी जरूरी है। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है कम्युनिकेयर। तो कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है बताइए? आपस में शेयर करना, शेयरिंग। कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयरिंग, और ऐसे ही कम्युनिकेशन का मतलब होता है कोई भी फीलिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स, इन सब को आपस में शेयर करना ही कम्युनिकेशन होता है। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो रिलेशन बिल्ड करना हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना हो, ट्रस्ट हो, किसी भी चीज के लिए ना कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सेकंड टॉपिक है टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब आप सोचोगे ये टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब है कोई भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर करना। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है हम क्या करेंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट से, ठीक है, साइंटिस्ट से या फिर टेक्निकल पीपल से क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और फिर अपनी टारगेटेड ऑडियंस को क्या करेंगे, कन्वे करेंगे। जिस भी कम्युनिकेशन में टेक्निकल वर्ड्स हो, रिपोर्ट्स हो, कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब टेक्निकल कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं? देखो, टेक्निकल कम्युनिकेशन के सबसे पहला फीचर होता है कि वो टारगेट करता है अपनी ऑडियंस को, जो भी उसकी पर्टिकुलर ऑडियंस है या फिर जो भी उसके रीडर्स है जिस तक उसे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ठीक है। सेकंड, इसकी जो लेंथ होती है ना वो मॉडरेट होती है, ना ही ज्यादा लंबे और ना ही ज्यादा शॉर्ट। देन लॉजिकल डिवीजन होता है पैराग्राफ्स के बीच में, और ये हेल्प करता है लोगों को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये जो भी हमारे गोल्स होते हैं, कल्चरल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, या फिर जो भी हम सोचते हैं उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। देन इसके अंदर पैराग्राफ्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, और कभी कभी ये सब चीजें भी होती हैं। देन ये कंसिस्ट करता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, और ये टेक्निकल टूल्स का या फिर हाई टेक टूल्स का यूज करके जनरेट किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो भी नॉलेज होती है इसके अंदर क्या होती है, वो ओरल फॉर्म में होती है या फिर रिटन फॉर्म में होती है। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं अप्रोचेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब टेक्निकल कम्युनिकेशन की अप्रोचेस क्या क्या होती हैं? जैसे कि सबसे पहली हमारी है ब्रेविटी। अब ब्रेविटी का मतलब क्या है कि जो भी हमारी कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है, फीलिंग्स हैं, वो सब क्या होने चाहिए, ब्रीफली एक्सप्लेन होनी चाहिए, मतलब डिटेल में होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड, क्लियरिटी। अब क्लियरिटी क्या है कि जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कि समझ में आए, कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। थर्ड, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब कि जो लिखी हुई होगी या फिर बोली जाएगी वो सिंपल लैंग्वेज में होगी, मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए उसमें। देन ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि इसके एक लिमिटेड लेंथ होगी या फिर लिमिटेड वर्ड्स होंगे। ठीक है ना, ये नहीं है कि बहुत लंबा फालतू का लिख दिया है। ठीक है, ऐसा जो समझ में आए, लिमिटेड वर्ड्स को कंटेन करेगा। देन फिफ्थ इज यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब ये जो भी किया जाएगा वो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जाएगा। देन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब इसके अंदर स्पेसिफिक टेक्निकल वोकैबुलरी यूज होगी। सेवेंथ इज इंफॉर्मेटिव। अब कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसका नाम इंफॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि वो कोई इंफॉर्मेशन देगी, तो इसीलिए कि जो भी कम्युनिकेशन हो वो क्या हो, इंफॉर्मेटिव हो। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हो। वाह वंशिका, मतलब कि कोई भी चीज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, वो क्या हो, वो समझ में आए, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन हो, कुछ सिखा रही हो हमें, कुछ बता रही हो। देन यूज ऑफ एक्टिव वॉइस। हमें एक्टिव वॉइस का यूज करना है कि क्या हो, कोई भी चीज है जो हम बताना चाह रहे हैं वो इजी वे में हो और सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए, तो हमें यूज करना है एक्टिव वॉइस का।
नाइन्थ, अवॉइड रिपीटेशन, हमें कोशिश करना है कि कोई भी चीज हम क्या ना करें, रिपीट ना करें, कि बार बार एक ही चीज को बोल रही हूँ बार बार। जैसे कि आजकल लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप तो एक ही चीज बोलते रहते हो, एक ही चीज बोलते रहते हो, कि नोट्स डाउनलोड करने तो पड़ेंगे आपको नोट्स डाउनलोड, क्योंकि अगर आप नोट्स डाउनलोड नहीं करोगे तो पढ़ोगे कैसे, लिख के कैसे आओगे। वीडियो देखो और नोट्स पढ़ो, फिर देखना कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर आप ही लोग कमेंट करोगे। तो रिपीटेशन ना हो, ठीक है। थर्ड टॉपिक इज रोल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के रोल्स क्या होते हैं, अब आप सबको पता है कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होती है। सबसे पहले सोशल लाइफ, सोशल लाइफ मतलब कि रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में, ठीक है, सोसाइटी में लोगों से बात करने में। जब हम बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जब भी तो रिलेशनशिप बिल्ड होगी, ठीक है। रिलेशनशिप बिल्ड करने में चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, ठीक है। प्रमोट करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में बात करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। एंड रिजॉल्व करती है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी लड़ाइयां होती है आपस में, कई बार आपने देखा होगा बोलते हैं ना बातचीत से सॉल्व कर लो, क्या मैटर है, ठीक है, जरूरी थोड़ी है लड़ाई झगड़े करने। तो वो सब क्या होता है, बात करने से तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। सेकेंड इज इन गोल अचीवमेंट, गोल अचीवमेंट पे हमारी क्या करता है, क्लैरिफाई करता है कि हमारा गोल क्या है, हमको कैसे अचीव करना है, क्या हमें मेथड्स फॉलो करने हैं। कोऑर्डिनेट करता है टीम एफर्ट्स, और एक क्या प्रोवाइड कराता है हमें, डायरेक्शन और मोटिवेशन। थर्ड इज लीडरशिप, लीडरशिप में क्या कि हम अपनी टीम है, अगर हम एक टीम में काम कर रहे हैं तो हम कैसे काम करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि तुम्हें ये स्टेप्स लेने हैं, ये तुम्हारा काम है, क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टीम मेंबर्स के बीच में उनको इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड ट्रस्ट एंड एक्सप्लेन अ विजन एंड वैल्यू। फोर्थ इज इन वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन क्या करता है, टीम कोलैबोरेशन को एनहांस करता है। जब हम बात करते हैं आपस में, ठीक है, जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टीम हमारी क्या कर रही है, बढ़ रही है एक तरीके से। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपस में बात करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर करेंगे तो क्या करेंगे, काम भी थोड़ा ज्यादा करेंगे। देन मिनिमाइज एरर्स एंड कंफ्यूजन, क्या करता है, एरर्स को, कंफ्यूजन को क्या करता है, कम करता है। फिफ्थ इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, अब ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। जैसे कि क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या डिसीजंस हैं, तो हम आपस में बात करते हैं। मेंटेन इंटरनल हार्मनी, जो भी हमारी आपस में क्या है, इंटरनल हार्मनी मतलब मेंटेन करता है इंटरनल हार्मनी, मतलब कि आपस में खुशी से रहना, ठीक है, उसको बोलते हैं। प्रमोट इनोवेशन थ्रू ओपन डिस्कशन, अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे, ओपनली डिस्कस करेंगे तो 10 चीजें हमें सीखने के लिए मिलेगी। सिक्स्थ इज इन इमोशनल एक्सप्रेशन, अब इमोशनल एक्सप्रेस करने के लिए, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं नाराज हूं या कोई भी चीज है, तो मैं इजीली क्या कर पाऊंगी, उस चीज को एक्सप्रेस कर पाऊंगी, तो उसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ फोर्थ टॉपिक इज पर्पस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब टेक्निकल कम्युनिकेशन का बेसिकली पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस हमारा क्या होता है, इसके 3 पर्पस होते हैं। सबसे पहला टू इन्फॉर्म, किसी को भी क्या करना, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या फिर जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनको एक आंसर प्रोवाइड करना, उनको आंसर देना, ठीक है। टू इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट मतलब कि उनको बताना कि वो कौन कौन से पर्टिकुलर सर्टेन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड थर्ड टू परसुएड, मतलब कि जो भी हमारे रीडर्स है, जो भी हमारी ऑडियंस है, उनको क्या करना, मोटिवेट करना। नाउ फिफ्थ टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के बहुत सारे ना तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि बोल कर या लिख कर, मतलब वर्ड्स का यूज कर कर, चाहे मैं बोल रही हूं चाहे मैं लिख रही हूं, ठीक है, उस तरीके से अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को शेयर करने को हम क्या बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये 2 तरीके की होती है, एक तो ओरल होती है और एक रिटन होती है। ओरल मतलब कि जैसे मैं बोल रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, और रिटन का मतलब क्या होता है, कोई भी लिखा हुआ, जैसे कि आपको नोट्स मिलेंगे। कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई टीचर क्या कर रही है, अपना लेक्चर प्रोवाइड करा रही है, लेक्चर डिलीवर कर रही है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो क्लियर होता है और डायरेक्टली मैसेज आपको सेंड किया जाता है, कन्वे किया जाता है।
फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, एकदम मेरे मन में कोई आइडिया है, मैंने आपको एकदम बता दिया, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, मैंने कुछ भी बोला, अगर मैं बाय चांस किसी की बुराई कर रही हूँ किसी से, ये तो उसके पास क्या प्रूफ है कि मैंने ये बात बोली है, तो मतलब कि कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है। बस इसमें एक चीज चाहिए होती है, जो भी हमारे लिसनर्स हैं उनकी अटेंशन हमको चाहिए, वरना वो मिस आउट कर देंगे कोई भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें कि लिखा हुआ या फिर बोली हुई चीजें नहीं हो, जिसमें सब कुछ क्या हो, विजुअल हो। विजुअल मतलब कि बॉडी पोस्चर, गेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, ये चीज किसी बात को बता रहे हो, ठीक है। इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज का, फेशियल एक्सप्रेशंस का, पोस्चर का, आई कांटेक्ट का, ये सब क्या होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि आधे, पता नहीं आधे लोग क्या कर रहे होंगे, जब मैं पढ़ा रही होंगी ऐसे कर रहे होंगे, हाँ यस। तो ये जो नोडिंग होती है, जब हम सर झुकाते हैं, हाँ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये इमोशंस को जल्दी से क्या करता है, एक्सप्रेस करता है बेटर देन वर्ड्स। अगर मैं कोई चीज लिख रही हूं या फिर जो मेरे चेहरे पे चमक रही है, उसमें चीज में क्या होगा, फर्क होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, कभी कभी जो भी हमारे जेस्चर्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको लोग गलत समझ लेते हैं, ठीक है। थर्ड इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन साफ पता चल रहा है, जो चीज लिखी हुई हो, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटन कम्युनिकेशन। ये क्या क्या कंसिस्ट करती है, इसमें लेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। ये किस लिए यूज होती है, किसी भी ऑफिस में या फिर एजुकेशनल कंटेंट में होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, स्कूल में जब पढ़ते थे तो सर्कुलर आता था ना, छुट्टी का नोटिस आता था, वो सब। इसका एडवांटेज होता है ये परमानेंट होता है और वेरीफाई रिकॉर्ड होता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होता है। और इसके डिसएडवांटेजेस है कि इसका इमीडिएट फीडबैक नहीं हो पाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि पहले पढ़ना, फिर समझना, ठीक है, लिखना, ये सब चीजें। फोर्थ इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है कि जो किसी एड्स, चार्ट, ग्राफ्स, इनके थ्रू हमें समझ में आए, जो हम इन चीजों के थ्रू कम्युनिकेट करें। जैसे आपने बहुत देखा होगा, ग्राफ्स आते हैं कि इस साल कितना रेट ऑफ बर्थ था, ठीक है, रेट ऑफ डेथ कितनी थी इस साल, तो ये सब चार्ट्स आते हैं, बार ग्राफ्स आते हैं, उनके थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि रोड पे साइन लगे रहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, या फिर पाई चार्ट होता है जो सेल्स ग्रोथ दिखाता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, सिंप्लीफाई कर देता है कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है प्रेजेंटेशन के लिए या फिर डेटा डिस्प्ले के लिए। इसके एडवांटेजेस भी हो सकता है कि एक तो सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन भी साथ में चाहिए कि जो ग्राफ है किस चीज को शो कर रहा है, ठीक है ना, क्या इसके बीच में कनेक्शन है। सेकेंड इज जो इसके डिजाइन होते हैं उनको बनाने में ना टाइम बहुत जाता है, तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। फिफ्थ इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब कि जो फॉर्मली होती है, जो एक स्ट्रक्चर्ड होती है, जो पहले से लिखी हुई होती है, ठीक है, जो स्क्रिप्टेड होती है, या फिर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिशियल चैनल्स में, या फिर कुछ ना समझ लो कुछ रूल्स को फॉलो होके जो चीज करी जाती है या फिर बोली जाती है, ठीक, ये चीजें तुम्हें नहीं बोलनी है प्रॉपरली, ये जो लिखा हुआ है यही बोलना है, हमारे यहाँ पे यही रूल है। तो जो रूल्स को फॉलो करके की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि ऑफिशियल मील्स होते हैं या मीटिंग्स होती है उसमें। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड होती है और प्रोफेशनल होती है, ये एज अ लीगल प्रूफ की तरह भी यूज हो जाती है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है, प्रोसीजर में टाइम लगता है, और लेस फ्लेक्सिबल होती है। सिक्स्थ इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ये क्या होती है, जो हम कैजुअली करते हैं, जो हम दोस्तों के साथ नहीं करते कैजुअली, अरे यार चल रहे हैं ना, शाम को घूमने चल रहे हैं, वहां चल रहे हैं, वहां चल रहे हैं, चलो घूमने चलते हैं, स्कूटी से घूम के आएंगे, पूरा बिजनौर घूमेंगे। तो ये सब चीजें जो फ्रेंड्स के बीच में या फिर क्लासमेट्स के बीच में, ये जो कम्युनिकेशन होती है इसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि चैटिंग करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, या फिर कोई इनफॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप मैसेजेस जो होते हैं वो सब इनफॉर्मल होते हैं। एडवांटेजेस फास्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं,
रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, एनकरेज करते हैं फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज को, ठीक है, जो भी मन में आए एकदम से एक दूसरे से बता देना। डिसएडवांटेजेस वो ये है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, ह्यूमर्स और मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है, लाइक मैंने अपने दोस्त से कुछ बोला, उसने जाके उससे बोल दिया, उसने गलत समझ लिया, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। सिक्स्थ टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो भी बातचीत हो रही है उसका क्या फ्लो है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में या फिर चैनल्स के बीच में, लोगों के बीच में, वो कैसे कम्युनिकेट करी जा रही है। तो इजीली आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझा देती हूँ, ठीक है। समझ लीजिए ये हमारे प्रिंसिपल हैं, ये हमारे टीचर्स हैं, ठीक है, और ये स्टूडेंट्स हैं। अब इजीली समझते हैं, अगर प्रिंसिपल सर को कोई इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है तो वो क्या करेंगे, पहले वो टीचर्स से बोलेंगे, फिर वो स्टूडेंट से बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और अगर स्टूडेंट्स को कोई कंप्लेंट करनी है, फीडबैक देने हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले टीचर से बताएंगे और उसके बाद प्रिंसिपल सर से बताएंगे, तो ये क्या हो जाती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है। अब कोई भी मीटिंग हुई है प्रिंसिपल सर की टीचर्स के साथ, अब वो जो टीचर्स है ना वो आपस में बात कर रहा है मीटिंग के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है, जो टीचर्स के बीच में होगी, सेम लेवल में होती है। अब हम इसके टाइप्स को एक बार डीपली देख लेते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो हायर लेवल से किसकी तरफ होती है, लोअर लेवल से, टॉप लेवल से लोअर लेवल, जो ऊपर से नीचे फ्लो जाएगा इंफॉर्मेशन का, उसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये डिसीजन मेकर्स को जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिसीजन मेकर्स से कहां तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, वर्कर्स तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, या फिर सीनियर से उनके सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ये कुछ भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, लाइक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फीडबैक, जो भी उन्हें अपने स्टाफ को प्रोवाइड कराना है, अपर लेवल टू लोअर लेवल। नेक्स्ट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में उल्टा होगा, उल्टा मीन्स के लोअर लेवल टू अपर लेवल, ठीक है। ये क्या होता है कि सबऑर्डिनेट्स को कहां तक बात पहुंचानी है, अपने सुपीरियर्स तक, या फिर जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको मैनेजमेंट तक या फिर सीईओ तक कोई भी अपनी बात पहुंचानी है, तो वो क्या होती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसके अंदर भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, फीडबैक हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकता है, ठीक है। एंड थर्ड इज हॉरिजॉन्टल एंड लेटरल कम्युनिकेशन। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी बात, कोई जो सेम लेवल जो होती है वो सेम लेवल में इंफॉर्मेशन शेयर, या तो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं लोअर लेवल वाले, या फिर टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं मीडियम लेवल वाले, या फिर प्रिंसिपल्स, बहुत अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल्स टॉप लेवल वाले आपस में बात कर रहे हैं, मतलब एक लेवल वाले लोग आपस में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, या फिर वर्कर्स आपस में कोई भी बात कर रहे हैं सेम लेवल पर, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फोर्थ इज डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। ये एक मॉडर्न चेंज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इश्यू हुआ है तो कोई भी लोग, ठीक है ना, जो फॉर्मली बात नहीं कर रहे हैं, इनफॉर्मली किसी भी लेवल का कोई भी लोग आपस में बात कर रहा है, इसका जो फ्लो होता है ना वो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में इस कम्युनिकेशन का फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन बोलते हैं। The next topic is an important topic is barriers to communication। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से बोल देती हूँ, एक बार ना आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। आप अगर एक बार नोट्स डाउनलोड कर लोगे, एक बार वीडियो से समझ लोगे, नोट्स से पढ़ लोगे, तो आप इजीली सब कुछ लिख के आ सकते हो, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नोट्स को अच्छे से डाउनलोड कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत शाय होते हैं, बात करते हुए या फिर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए बहुत शर्माते हैं या फिर बोल नहीं पाते हैं, तो वो क्या क्या चीजें फेस करते हैं। सबसे पहला फिजिकल और साइकोलॉजिकल बैरियर। इसका मतलब है फिजिकल, या तो उसका डिस्टेंस दूर है कि वो कोई बात बोल रहा है और वहां तक बात नहीं पहुंच पा रही है, या फिर किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है जिससे कि वो बात नहीं सुन पा रहा है उनकी, या बैड हियरिंग है, या फिर आई साइट की प्रॉब्लम है, या फिर जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, बैकग्राउंड कितनी नॉइज है कि बात क्लियर नहीं है,
तो ये जो भी बैरियर्स होते हैं इसको हम फिजिकल बैरियर्स बोलते हैं। सेकंड, इमोशनल और कल्चरल नॉइज। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी गुस्सा आ रहा है, सैडनेस है, फियर है, ये जो भी हमारे क्या होते हैं इमोशनल बैरियर्स होते हैं। या फिर मैं इतनी ज्यादा, जैसे मेरे साथ होता है कि जब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल होती हूँ तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं रोती हूँ, तो मैं रोते रोते बोल नहीं सकती हूँ। तो ये क्या है, मेरा एक इमोशनल बैरियर है कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ जब मैं इमोशनली वीक होती हूँ। तो कुछ ऐसे ही क्या होते हैं, कुछ इमोशनल बैरियर्स होते हैं। थर्ड इज लैंग्वेज बैरियर। कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये क्या होती है, हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है, लैंग्वेज जैसा बैरियर हो जाता है कि हम अपनी बात को आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अगर कोई यूएस से चला जाए और उसको इंग्लिश ना आती हो तो अपनी बात नहीं कह पाएगा, किसकी वजह से, लैंग्वेज बैरियर की वजह से। फोर्थ इज नथिंग और लिटिल इन कॉमन। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जो बातें होती है हम कर तो रहे हैं, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है, रीडर्स हैं, वो उनके रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या होगा, एक कनेक्शन बीच में टूट जाएगा, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। फिफ्थ इज लैक ऑफ आई कॉन्टेक्ट। कई बार आपने देखा होगा कोई भी स्पीच होती है, कुछ भी होता है, या फिर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो टीचर्स होती है, आपने कई बार देखा जब वो पढ़ाती हैं क्लास में तो कई बार आई कांटेक्ट हो जाता है बच्चों का, या फिर होता ही है, कभी किसी को देख के बात करें, कभी किसी को देख के बात करें, वो एक आई कांटेक्ट करते हैं जिससे कि हम क्या कर सके, कनेक्ट फील कर सके, जो भी टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं उनकी बात ध्यान से सुन सके। अगर वो ऐसे नीचे देख के पढ़ाएंगी तो क्या नहीं होगा, एक कनेक्शन नहीं बिल्ड होगा, कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे तो हमारी अटेंशन उस टॉपिक पे नहीं रहेगी, तो ये भी एक बैरियर हो जाता है अगर हम आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं बात करते हुए। सिक्स्थ इज इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, या फिर लैक ऑफ फोकस, या फोकस से नहीं सुन रहे, या फिर ज्यादा ही इंफॉर्मेशन मिल रही है, या फिर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। सेवंथ इज नॉट प्रिपेयर्ड, हमें पहले से नहीं पता है क्या चीज होने वाली है, कोई भी समझ लीजिए प्रेजेंटेशन है, हमें पहले से प्रिपेयर नहीं करी है, तो वो भी एक बैरियर आ जाता है। टॉकिंग टू मच, जो ज्यादा बात करते हैं, सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते रहते हैं, वो भी एक बैरियर है। ट्राइंग टू हार्ड, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट नहीं होती है, या फिर हम किसी पोजीशन में, किसी बात में, किसी प्रोडक्ट में क्या फील नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्टेड फील नहीं कर रहे हैं और बात कर रहे हैं उस चीज के बारे में, तो ये आप एक बार पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से आ गया है, इसको भी आप मार्क कर लेना और नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, नोट्स होंगे आपके पास तो इजीली आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। 7 C's, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार ये आपसे पूछा जाता है, एग्जाम्स में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो 7 C's में सबसे पहला, 7 C में सबसे पहला है क्लियरिटी। जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो क्या हो, क्लियर हो, क्लियरिटी हो उसमें, ठीक है। जो भी बात हम कहना चाह रहे हैं वो समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल हो, सिंपल वर्ड्स में हो और एक टाइम पे एक ही चीज बता रही हो। नेक्स्ट इज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मतलब कि कंसाइज हो, मतलब फ्यूअर पॉसिबल वर्ड्स में हो, फ्यूएस्ट मतलब कि कम वर्ड्स में ज्यादा चीजें हम एक्सप्लेन कर रहे हो, ज्यादा चीजें हम बता रहे हो, ठीक है। थर्ड इज कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस मतलब कि जो भी मैसेज हम या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी हम शेयर करना चाह रहे हैं वो डिटेल्ड हो, या फिर उसके अंदर फैक्ट्स हो, ये नहीं कि हमने कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं है, फैक्ट्स होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए जब हम कोई बात बोल रहे हो। फोर्थ इज करेक्टनेस। करेक्टनेस मतलब कि ग्रामेटिकली वो एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसके अंदर स्पेलिंग सही होनी चाहिए, पंचुएशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, फैक्चुअल होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए उसके अंदर, और सबसे बड़ी चीज ग्रामेटिकली तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फिफ्थ इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कि जो भी रिसीवर्स हैं उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको, या फिर किसी को भी हर्ट ना करे वो चीज, ठीक है ना। रिस्पेक्टफुल होना चाहिए कि जो लिसनर्स को जो भी नीड है, जो भी इमोशंस है उसके, उसको वो क्या कर रहा हो, उसको मतलब उनको समझ रहा हो, उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहा हो। सिक्स्थ इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन, वो कंप्लीट होना चाहिए। कहते हैं ना आधी अधूरा ज्ञान तो बहुत बेकार होता है, मतलब कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस चीज में। कर्टेसी। कर्टेसी का मीनिंग है कि पोलाइट वे में होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और पॉजिटिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। वो कुछ ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव वे में या फिर गुस्से में कोई बात करें, एक फ्रेंडली टोन होनी चाहिए, ठीक है, गुड मैनर्स होने चाहिए जब हम बात कर रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, फोर्थ ईयर के हो, और इस चैनल पे पढ़ाना चाहते हैं
हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनका वेलकम है। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप फिल कर सकते हो, एक डेमो अटैच कर सकते हो और फिर एक टीचर बन सकते हो हमारे चैनल पे। तो जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करो और एक फैमिली बनते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोड एंड कंटेंट। अब कोड क्या होता है? कोड क्या होता है? कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सिंबल जो किसी मैसेज को कन्वे कर रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, गेस्चर्स भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, ठीक है। और कंटेंट क्या होता है? कंटेंट होता है जो कि एक्चुअल आइडिया है, जो हम उस कोड से किसी को बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोड हो गया, जैसे कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देती हूँ गुड मॉर्निंग, तो वो जो लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग वो हो गया कोड। और कंटेंट क्या हो गया कि वो किस लिए यूज हो रहा है? किसी को गुड मॉर्निंग विश करने के लिए, ठीक है, किसी को ग्रीट करने के लिए, तो वो क्या हो जाता है? हमारा कंटेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? कोई भी इनपुट या कोई भी एक्शन जो किसी बातचीत को शुरू करे, ठीक है, या फिर कोई भी रीजन जिसकी वजह से हम रेस्पॉन्स करने पे मजबूर हो जाए, उसको स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरी तरफ वेव कर रहा है, वो क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया, ठीक है। रेस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स एक रिएक्शन होता है उसी स्टिमुलस का। जैसे मैंने आपको बताया स्टिमुलस मतलब कोई मेरी तरफ हाथ हिला रहा है, हाय कर रहा है, ठीक है, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? अगर कोई मेरी तरफ ऐसे करेगा तो मैं क्या करूंगी? हाय हाय। तो मैंने भी क्या करा? उसको एक रिस्पॉन्स करा, एक रिएक्शन दिया, ठीक है। उसी रिएक्शन को जो उस स्टिमुलस का रिप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवल साउंड्स क्या होते हैं? वॉवल साउंड्स वो होते हैं जो बिना एयर को ब्लॉक करे अपने माउथ से कोई भी चीज को कन्वे करना, ठीक है। आपने बचपन से पढ़ा है कितने वॉवल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब एक चीज आप नोटिस करना, जब भी मैं इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करूंगी, ठीक है, तो एक बार भी मेरे लिप्स या मेरे टंग्स या मेरे टीथ उस एयर के फ्लो को ब्लॉक नहीं करेगा। जैसे कि ए, ई नहीं टच हुआ ना, हम सिंपली प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? वॉवल साउंड्स होती हैं जो कि एयर को ब्लॉक नहीं करती हैं। 20 वॉवल साउंड्स होती हैं टोटल। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है? जो भी हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जो एयर का फ्लो है उसको पार्शियली या टोटली क्या कर रही है? ब्लॉक कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल बी, बी देखा मेरे लिप्स टच हो रहा है, बी बी, तो मैं ब्लॉक कर रही हूं एयर को। कैसे? या तो अपने लिप्स से या टंग से या टीथ से। तो उसको जो भी ऐसे साउंड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टोन। कम्युनिकेशन में नेक्स्ट टॉपिक हमारा टोन क्या होती है? टोन, जैसे कि मेरी टोन बहुत हाई है, मेरी पिच बहुत हाई है, ठीक है, ऐसी टोन होती है। टोन होती है किसी की भी साउंड में, किसी भी साउंड में जो पिच होती है उसकी जो वेरिएशन होती है, कब वो लाउड हो रही है, कब वो स्लो डाउन हो रही है, उसको हम टोन बोलते हैं। अब ये दो तरीके की होती है, राइजिंग टोन एंड फॉलिंग टोन। राइजिंग टोन वो होती है कि जब मैं स्टार्ट कर रही हूं, जब तो मैं लो स्टार्ट कर रही हूं, लेकिन जब जो सेंटेंस का एंड है जब वो क्या हो जाती है? वो हाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू कमिंग विद अस? अस लाउड हो गया, आर यू कमिंग विद अस लाउड हुआ ना अस। तो जो लास्ट में जो भी पिच हाई हो जाए अस पर, उसको हम क्या बोलते हैं? राइजिंग टोन, जो ग्रेजुअली राइज होती है, लो से राइज, लो से हाई। नेक्स्ट इज फॉलिंग टोन। फॉलिंग टोन मतलब कि पहले तो टोन मेरी या फिर पहले तो पिच मेरी हाई है और फिर लास्ट में मेरी पिच क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। तो पहले तो मैंने आई कितना लाउड बोला, मेरी पिच कितनी हाई थी और उसके बाद में पिच लो हो गई, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये क्या होती है? हमारी फॉलिंग टोन होती है। तो ये यूनिट यहाँ पे खत्म होती है। नोट्स आप डाउनलोड कर लेना और नोट्स में आपको सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस, कौन से यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे नोट्स, आपको सब चीजें नोट्स में मिल जाएगी। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो देखो,
नोट्स पढ़ो और फिर देखना पूरा पेपर आपका नोट्स में से आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड को, जिसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर करियर बिल्डिंग। अब हर किसी को अपना करियर बनाना है, तो अब देखते हैं हम कम्युनिकेशन के थ्रू करियर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक का नेम है सीवी एंड रिज्यूम राइटिंग। अब सीवी क्या होता है? जो सीवी आपने बहुत सुना होगा कि अपना सीवी सेंड करो, मेरा सीवी बना दे यार, ये सब ना बहुत सुना होगा। तो जो सीवी होता है, सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम विटाई। तो करिकुलम विटाई जो है ये लैटिन वर्ड में, इसका लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कोर्स ऑफ लाइफ। अब इसमें क्या होता है, ये एक ना डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब किसी भी पर्सन की सारी डिटेल्स होती है इसके अंदर। डिटेल्स इन द सेंस कि उसके एकेडमिक की सारी हिस्ट्री, प्रोफेशनल सारी हिस्ट्री, उसने कौन सी पोजीशन के लिए वो देख रहा है, उसकी क्या रिसर्च रोल है, किस जॉब के लिए वो देख रहा है, उसने कितनी क्या कहाँ से पढ़ाई करी है, उसकी कितनी परसेंटेज है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक सीवी के अंदर होती है। अब जो सीवी है उसके कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये बहुत ज्यादा लेंथी होता है। सबसे पहली चीज, कम से कम 2 से 3 पेजेस का होता है और उससे भी ज्यादा का हो सकता है कभी कभी। ये क्या होता है, हमारी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, अचीवमेंट, रिसर्च वर्क, पब्लिकेशन, सर्टिफिकेट, ये सब चीजें सीवी के अंदर आती हैं। अब एग्जाम्पल हेडिंग्स क्या हो सकते हैं सीवी के अंदर? सबसे पहले नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, रिसर्च पब्लिकेशन, सर्टिफिकेट, स्किल्स, रेफरेंसेस, ये सब चीजें सीवी के अंदर आती है। समझ लो सीवी ना 2-3 पन्नों का होता है और पूरा सब कुछ बता देता है, कौन से स्कूल से पढ़े हैं, कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, कितने मार्क्स आए, कौन सी जॉब के लिए देख रहे हैं, पहले कौन सी जॉब करी है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या स्किल्स है, कितने सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब चीजें सीवी के अंदर आ जाती है। अब हम बात करने वाले हैं रिज्यूम के ऊपर। जो रिज्यूम थोड़ी सी और ज्यादा सुनी टर्म लग रही है, सीवी इतना नहीं सुना होगा जितना रिज्यूम सुना होगा। यार मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, प्लीज मेरा रिज्यूमे बना दे, तो रिज्यूमे बहुत ज्यादा आपने सुना होगा। तो जो रिज्यूमे होता है ना वो थोड़ा कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि सीवी पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट होता है ना, ऐसे ही जो हमारा रिज्यूमे होता है वो थोड़ा कंसाइज होता है, ठीक है, थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा शॉर्ट में होता है और सिर्फ इंपॉर्टेंट या फिर पर्टिकुलर किसी भी फील्ड के पर्टिकुलर डिटेल्स को ही कंसिस्ट करता है। जो सीवी होता है ना वो फोकस करता है कि उसके अंदर सारी चीजें आ जाए, सारी डिटेल्स आ जाए, लेकिन जो रिज्यूमे होता है वो सिर्फ जिस अपॉर्चुनिटी के लिए एम्प्लॉय अप्लाई कर रहा है, स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो कोई पर्टिकुलर फील्ड से हैं, उस फील्ड की जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है उसको रिज्यूमे बोलते हैं। अब एक रिज्यूम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, जो रिज्यूमे होता है उसके अंदर एक तो मेन हेडिंग होता है जिसमें कैंडिडेट का नेम होता है, ठीक है, फिर जिस पोजीशन के लिए वो देख रहा है, किस पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर रहा है, कौन सी जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है, वो मेंशन होता है। देन करियर ऑब्जेक्टिव, उसके फ्यूचर गोल्स क्या है, या फिर उस जॉब से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड वो क्या सोचता है, उसके एजुकेशंस क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या है, देन उसकी स्पेशल स्किल्स, जिस स्किल्स के थ्रू वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वो क्या उसके स्किल्स है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, अचीवमेंट्स उसकी क्या है, एक्टिविटीज, उसका इंटरेस्ट या करिकुलर एक्टिविटीज, या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन, हॉबीज हो गया, उसका सोशल स्टेटस हो गया, पेरेंट्स डिटेल हो गई और डेट हो गया और लास्ट में उसका सिग्नेचर हो गया। ये क्या होता है कि रिज्यूमे के अंदर होता है। अब जो रिज्यूमे है ना उसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, अब वो फीचर्स पढ़ते हैं रिज्यूमे के क्या होते हैं। सबसे पहले चीज वो ओरिजिनल होना चाहिए, यस, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स रिज्यूमे हमारा होता है, हमारी सारी एक्टिविटीज, क्वालिफिकेशंस, स्किल्स वो सब हमारा रिज्यूमे दिखाता है, तो वो हमारा हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए। सेकंड थिंग, वो हमारी पर्सनालिटी को दिखाए, हमारे गोल्स जो हम सोचते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में, हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, हमारे जिस भी क्वालिफिकेशन या फिर जिस भी स्किल्स पे हम काम करते हैं, मतलब सारी चीजें ना क्लियरली बताए, डिटेल में मेंशन हो। हमारा वर्क एक्सपीरियंस, हमारे अचीवमेंट्स, हमारे अवार्ड्स, रेफरेंसेस, वो सब उसके अंदर मेंशन होने चाहिए। द सेकेंड टॉपिक इज इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू तो बहुत सुना होगा, सुन के आधे लोगों के तो पसीने निकल गए होंगे, इंटरव्यू सुन के एकदम इंसान घबरा जाता है। तो इंटरव्यू क्या होता है? दो लोगों के बीच में
दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में किसी भी स्पेसिफिक पर्पस से जो इंटरेक्शन होता है उसको इंटरव्यू बोलते हैं। अब जनरली इंटरव्यू में क्या होता है, एक इंटरव्यूअर होता है जो कि क्वेश्चन पूछता है और एक इंटरव्यूई होता है जो कि उसके क्वेश्चंस को क्या करता है, आंसर करता है। अब जो भी पर्सन होता है जो कि क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस के आंसर करता है उसको हम इंटरव्यूई बोलते हैं, और जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम इंटरव्यूअर बोलते हैं। ठीक है। अब जो इंटरव्यू है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहला तो किसी भी पर्सन को किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए क्या करना, सिलेक्ट करना, या फिर किसी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, किसी इंफॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्ट करना, एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन को, या फिर काउंसल करना। उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, इंटरव्यू की जरूरत पड़ती है। अब इंटरव्यू के ना बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इसका मतलब होता है कि इसमें जो भी इंटरव्यू होगा उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस होंगे, या फिर पहले से हमने एक स्क्रिप्ट बना रखी होगी और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उस इंटरव्यू को परफॉर्म करेंगे, या फिर पहले से उसके कोई स्पेसिफिक रूल्स होंगे जिसको हमें फॉलो करके उस इंटरव्यू को करना है। तो जो भी स्ट्रक्चर होगा पहले से सोचा समझा होगा उसको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है पैटर्न या फिर गाइडेड इंटरव्यू। सेकंड होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होगा, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई उसके फॉर्मल रूल्स नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है जो हमें फॉलो करने हैं। वो क्या होता है, फ्री फ्लो में होता है। ठीक है। थर्ड होता है स्ट्रेस इंटरव्यू। अब जो स्ट्रेस इंटरव्यू होता है ना वो कॉमनली उन जॉब्स के लिए होता है जो थोड़ी सी हाई लेवल की जॉब्स हो गई, या फिर जो इंटरव्यूअर थोड़ा ज्यादा ही शातिर है वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेस डालते हैं सामने वाले बंदे के ऊपर, या फिर वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करें कि वो स्ट्रेस में आ जाए, और फिर क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइक रैपिड फायर हो गया कि आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है, एकदम रिस्पॉन्स करना है, क्विकली रिस्पॉन्स करना है। तो ये सब किस में आ जाता है, स्ट्रेस इंटरव्यू में होता है। वो देखना चाहते हैं एप्लीकेंट कितनी जल्दी क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, या फिर वो स्ट्रेस वाले माहौल में कैसे सोच सकता है, उसकी क्या थिंकिंग होगी। द फोर्थ इज 1-to-1 इंटरव्यू और इंडिविजुअल इंटरव्यू। इंडिविजुअल इंटरव्यू ये बहुत कॉमन इंटरव्यू होता है जो कि दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, 1-to-1 होता है। बेसिकली हर कंपनी में इसी टाइप का होता है, फेस टू फेस 1-to-1 इंटरव्यू। फिफ्थ इज ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं और उनको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसके ऊपर उन्हें आपस में बात करनी है, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, आइडियाज को शेयर करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। सिक्स्थ इज पैनल इंटरव्यू। अब पैनल इंटरव्यू में पता है क्या होता है, आपने देखा हो कई बार, पैनल का नाम तो सुना होगा, एक पैनल होती है, उस पे ना मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे रहते हैं, अलग अलग कंपनी के हो गए, अलग अलग जजेस हो गए, मतलब कोई भी जो मल्टीपल लोग एक पैनल पे बैठे हुए हैं और वो किसी एक का इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर कुछ भी, उसको हम क्या बोलते हैं, पैनल इंटरव्यू बोलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है, वो इंटरव्यू जो कि टेलीफोन पे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ये टाइम बचाता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और फोकस करता है कि क्वेश्चन पूछे जाए और क्वेश्चंस का आंसर किया जाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज वीडियो इंटरव्यू। ऐसा इंटरव्यू जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, वीडियो कॉल पर लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वीडियो इंटरव्यू। ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी या फिर रैपिडनेस की वजह से होता है और आजकल काफी ज्यादा यूज होने लगा है रिसेंटली। द थर्ड वन इज इंटरव्यू स्किल्स। अब इंटरव्यू स्किल्स मतलब कि इंटरव्यू जाने से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए या फिर क्या क्या स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज रिसर्च द कंपनी। सबसे पहले तो इंटरव्यू देने जाने से पहले आप रिसर्च कर लो कंपनी के बारे में अच्छे से, कि कंपनी किस चीज पे काम करती है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, कब स्टार्ट हुई थी, कौन सी ईओ है, ठीक है, किस चीज पे फोकस करती है मेनली कंपनी, ये सब चीजें। देन एनालाइज द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस डिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझ लो कि हम उसमें प्रॉपरली कर पाएंगे काम या नहीं कर पाएंगे, क्या वो जॉब हमारे लिए है या फिर नहीं है। देन ब्रश अप द बेसिक्स।
अगर बेसिक आपके स्ट्रांग है तो कोई जरूरत नहीं आपको और कुछ करने की, बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो अपने बेसिक को क्या कर लो, ब्रश अप कर लो। बी पंक्चुअल, चाहे ना आप जल्दी पहुंच जाओ लेकिन कभी भी लेट मत पहुंचना, बी पंक्चुअल, ऑन टाइम पहुंचना एकदम से, वरना अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। फिफ्थ, बी अटेंटिव, जब भी आपसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ध्यान से सुनना है, उसकी बातों को ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं कि आपको बार बार ये बोलना पड़ रहा है, प्लीज रिपीट, कैन यू रिपीट, प्लीज रिपीट, तो ये एक अच्छा इंपैक्ट नहीं डालता है। सिक्स्थ इज स्पीक क्लियरली, साफ बोलो, जो भी बात आप बोलने चाह रहे हो ना वो साफ बोलो कि सामने वाले को ना अच्छे से समझ में आए। 17 इज मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज, जब आप बैठे हो तो आप अच्छे तरीके से बैठे हो, प्रॉपरली स्ट्रेट बैठे हो, तो उससे काफी चीजों का ना असर पड़ता है, पर्सनैलिटी पता चलती है इंसान की। 8th इज मेक आई कॉन्टेक्ट, जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कांटेक्ट करने की, मतलब आंख से आंख मिलाने की, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, वैसे आपको पता चल जाएगा, जो भी एचआर होते हैं या फिर सीईओ होते हैं वो कभी भी ना आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हैं, कभी भी, मैं आपको गारंटी देती हूँ, कभी वो आई कांटेक्ट नहीं करेंगे आपके साथ, ठीक है। ये एक उनके अंदर स्ट्रेटेजी होती है और ये मुझे पता है। 9th इज नो व्हाट यू एंड व्हेन टू स्पीक, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और आप कब बोल रहे हो और आप क्यों बोल रहे हो। 10th, डू नॉट वेस्ट टाइम, ना अपना टाइम खराब करें ना दूसरों का, अगर आपको आंसर पता है तो इजीली सिंपल वे में आंसर करें, और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो लेट इट गो, लेकिन ये नहीं आप वहां बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर इन इंटरव्यू, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आप अगर इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला एरोगेंस, बहुत लोगों के अंदर एटीट्यूड होता है, एरोगेंस होता है। लैक ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, एपैथी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ क्लियरिटी, लैक ऑफ फर्मनेस, लैक ऑफ लीडरशिप स्किल। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यू के लिए तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, अपनी नॉलेज को ब्रश अप करो, कंपनी के बारे में जानो, ये हम एक बार बात कर चुके हैं तो आप इसको बस एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, और अगर इस वीडियो को कोई भी बच्चा देख रहा है जो कि फर्स्ट ईयर से है, सेकंड ईयर से है, थर्ड ईयर से है, फोर्थ ईयर से है और हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहता है बिल्कुल मेरी तरह, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एक डेमो अटैच कर सकते हो, और वेलकम टू क्रेजी कक्षा फैमिली। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, देखो ग्रुप डिस्कशन एक फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन होती है जो कि एक ग्रुप के बीच में होती है, एक स्मॉल ग्रुप के बीच में होती है, जिसमें कि कुछ लोग होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को, अपने डिसीजंस को, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं या फिर डिस्कस करते हैं। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू आ रहा है किसी सोसाइटी में, तो उस सोसाइटी के सारे लोग बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये ग्रुप डिस्कशन में आता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो ये डेवलप करता है हमारे अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, लीडरशिप क्वालिटी को शार्प करता है, और हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है, और प्रमोट करता है टीम वर्क को, क्योंकि जब हम इतने सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं तो एक टीम वर्क कर रहे हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहला तो अपने आइडियाज हम शेयर करते हैं, कोई सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम का, पब्लिक ओपिनियन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को स्कैन कर रहे हैं रिटन टेस्ट करा के, या फिर सिलेक्शन कर रहे हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए या फिर रिक्रूटमेंट के लिए। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इसके, बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला केस बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, इसमें हम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं, हमें कोई एक प्रॉब्लम दी जाती है, कोई सिचुएशन दी जाती है, और उसके ऊपर हमें कोई भी डिसीजन लेना है या फिर आपस में हमें डिस्कस करनी है चीजें। सेकेंड इज टॉपिक बेस्ड जीडी। अब टॉपिक बेस्ड जीडी क्या मीनिंग होता है कि हमें कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक दे दिया जाएगा जिसमें हमें जज करेंगे हम कितना काम रह सकते हैं, ठीक है। सेकंड नॉलेज बेस्ड, नॉलेज कोई भी नॉलेजेबल टॉपिक है जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस वो जज कर रहे हो, एंड थर्ड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक,
ठीक है, किसी भी क्रिएटिव थीम हमको दे दी गई है, हमारी इमेजिनेशन को टेस्ट किया जा रहा है और कम्युनिकेशन को टेस्ट किया जा रहा है। अब क्या क्या डूज होते हैं जीडी में, ठीक है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमें क्या टॉपिक दिया गया है, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर हमें एनालाइज करना है उसका स्कोप, फिर हमें स्टार्ट कर देना है डिस्कशन, फिर हमें ध्यान से सुनना है, लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड फिफ्थ, हमें साइलेंट मेंबर्स को, जो मेंबर्स कम बोल रहे हैं लेकिन वो सोच अच्छा रहे हैं या फिर आपको उनकी थोड़ी सी बात से पता चल गया लेकिन वो प्रॉपरली नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो उनको हमें मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है। डोंट्स इन जीडी, अब जीडी में क्या नहीं करना है, अग्रेसिव नहीं होना है, डोमिनेटिंग नहीं होना है, अरे नहीं बस मैं ही बात करूंगा तुम सब मेरी सुनो, मैं लीडर हूं, ये नहीं करना है। इंटरप्ट नहीं करना, अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी बात कंप्लीट होने देनी है, उसके बाद खुद बोलना है, ये नहीं कि खुद से बोलना शुरू कर दिया। अवॉइड करना है पर्सनल रिमार्क्स, हमें किसी को भी पर्सनली हर्ट नहीं करना है। कंक्लूजन पे डायरेक्ट जंप नहीं करना है कि नहीं नहीं ये तो मुझे पहले से ही पता है, मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सब पता है, ऐसा नहीं करना है। और ज्यादा देर बात नहीं करनी है कि बहुत लंबा टाइम लगा दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। इफेक्टिव प्रोफाइलिंग का मतलब होता है अपने स्किल्स को, एजुकेशंस को, अचीवमेंट्स को क्लियरली और प्रोफेशनल वे में क्या करना, रिप्रेजेंट करना किसी भी जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव प्रोफाइलिंग बोलते हैं। इसका पर्पस होता है कि हम अपने स्ट्रेंथ को, अपने एक्सपीरियंस को, ठीक है ना, अच्छे से दिखा सके, एकदम दिखा सके कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन एकदम मस्त रहे, धमाकेदार, ठीक है। हमारे रिज्यूमे को सपोर्ट करते हैं, सीवी को सपोर्ट करती है इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, और लोगों को मतलब कि जो भी एचआर हो गया या फिर सीईओ हो गया उसको हेल्प करती है कि वो इजीली हमको सेलेक्ट कर सके, एक प्लस पॉइंट देता है हमारे रिज्यूमे को। इसके की एलिमेंट्स होती है पर्सनल डिटेल्स, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस और हमारी स्किल्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन होगी तभी हम आपस में बात कर पाएंगे और एक रिलेशनशिप को क्या कर पाएंगे, बिल्ड कर पाएंगे, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो। अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेगा या फिर अपने नेटवर्क नहीं बढ़ाएगा, अगर कोई शॉपकीपर है, ठीक है, एक शॉपकीपर दूसरे शॉपकीपर से दोस्ती करता है, कम्युनिकेशन करता है, जिससे कि वो क्या कर सके, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना सके उसके साथ, ठीक है, जो कि उसको हेल्प करती है किसमें, उसके बिजनेस में। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, सबसे पहले तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड करती है दो लोगों के बीच में, इंप्रूव करती है टीम वर्क को और कोलैबोरेशंस को, ओपन करते हैं करियर और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को। जितना हम कम्युनिकेट करेंगे और नेटवर्किंग बढ़ाएंगे, जैसे कि हम इंजीनियर्स हैं, अब हमारे सीनियर्स होंगे, अब हमारे सीनियर्स ने कहीं पे प्लेसमेंट ले ली होगी तो वो क्या करेंगे, अपने जूनियर्स को हेल्प करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए आपस में, क्योंकि जितनी ज्यादा हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे उतनी ज्यादा वो प्रोफेशनली भी हमको हेल्प करेगी। इसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब इसकी की स्किल्स रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक तो एक्टिव लिसनिंग, हमें ध्यान से सुनना है, क्लियर वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, फॉलो अप एंड कंसिस्टेंसी। ये कुछ क्या होती है, इसकी की स्किल्स होती है कि हमें ध्यान से सुनना है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटन हो, हमें अंडरस्टैंडिंग बनना है, कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, एंड फॉलो अप, हमें बार बार फॉलो अप लेते रहना है, जैसे कि और आपकी कहाँ पे जॉब लग गई, मतलब बात करते रहना है एक दूसरे से। अब इसके कुछ टिप्स होती हैं, ठीक है, जो कि बिल्ड करती है रिलेशनशिप थ्रू कम्युनिकेशन। कैसे, एक तो रिस्पेक्टफुल रहे, पोलाइट रहे, बोलने से पहले सोचें, सुने, अपने आइडियाज क्लियरली और ऑनेस्टली शेयर करें, एप्रिशिएट करें एक दूसरे को, एंड स्टे कनेक्टेड, रेगुलर इंटरेक्शंस होने चाहिए। ये नहीं है कि एक साल बाद कोई फोन कर रहा है किसी को। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ पर्पस, SOP, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट मेंशन कर लो, नोट्स ना आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसको मेंशन करते रहें कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो SOP होता है ये एक फॉर्मल एसे होता है जो कि कोई स्टूडेंट लिखता है जब भी वो अपने हायर स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है।
तो ये क्या होता है कि ये एक्सप्लेन करता है अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स, अपना रीजन के इस पर्टिकुलर कोर्स को या फिर इंस्टीट्यूशन को वो क्यों क्या करा है, इंस्टीट्यूट को वो क्यों चूज करा है उसने, ठीक है, इसमें बताता है। अब इसका पर्पस क्या होता है, सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट शो करेंगे कि क्यों हम इंटरेस्टेड हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, क्या मोटिवेशन है हमारा। देन हम हाईलाइट करते हैं अपने परफॉर्मेंस, जो कि पहले हमारे एकेडमिक रह चुका है, हमने बीटेक किया है, कुछ भी किया है, हम एमटेक करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम बताएंगे कि बीटेक में क्या क्या हमारी स्पेशलाइजेशंस थी, क्या क्या हमारी स्किल्स की थी, वो सब चीजें। फ्यूचर गोल हमारे क्लियरली बताए और जस्टिफाई करें कोर्स को और यूनिवर्सिटी की चॉइस को। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तो इंट्रोडक्शन होता है शुरू में, एकेडमिक हिस्ट्री होती है, क्या एजुकेशन है, क्या प्रोजेक्ट्स रहे हैं, क्या स्किल्स है, वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है, कहाँ पे इंटर्नशिप करी है, क्या ट्रेनिंग रही है, रीजन क्या है उस कोर्स को और इंस्टीट्यूशन को चूज करने का, करियर गोल क्या है और कंक्लूजन लास्ट में सब कुछ, ठीक है। अब इसके टिप्स क्या होती हैं, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करो, क्लियर लैंग्वेज यूज करो, बी ऑनेस्ट एंड ओरिजिनल, सच लिखना है, झूठ झूठ नहीं लिख देना सब कुछ के 10-15 इंटर्नशिप लिख दी और लिख कर ही एक भी इंटर्नशिप नहीं है, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर्स को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, इसको ब्रीफली लिखना है 500 से 1000 वर्ड्स के बीच में, और पर्सनल नहीं करना है, इसको प्रोफेशनल ही बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग। अब सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग क्या होती है, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, एक लार्ज फॉर्मल गैदरिंग होती है, मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिकेटर्स एक्सपर्ट्स आते हैं और वो आके आपस में किसी भी इशू को रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपस में बात करते हैं किसी इशू को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो सेमिनार होता है, कॉलेज में बहुत बुलाते होंगे सेमिनार के लिए, आप तो जानते हो, आप तो पढ़ रहे हो, सेमिनार के लिए टीचर्स बहुत बुलाते हैं। तो सेमिनार में कोई भी पर्टिकुलर एक या एक से ज्यादा एक्सपर्ट आते हैं और वो किसी भी इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाते हैं, हमें गाइड करते हैं। नंबर ऑफ पीपल, जो भी कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें 50 से 1000 तक लोग होते हैं और इसमें 5 से 10 लोग होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, किसी भी ओपिनियन या फिर किसी भी इशू का सॉल्यूशन ढूंढना होता है और इसका एजुकेट करना या फिर गाइड करना। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडियंस, इसमें लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, कितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये किसी होटल में या फिर मीटिंग स्पेस में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये सेमिनार हॉल में किसी भी इंस्टीट्यूशन के, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह किया जाता है। ड्यूरेशन ये कुछ दिनों का होता है, ये 1 घंटे का या 2 घंटे का होता है। टाइप ऑफ वर्क, इसका काम क्या होता है, रिप्रेजेंट करना या फिर एक्सचेंज करना व्यूज, और इसमें किसी भी टॉपिक को लेके प्रेजेंटेशन देना या फिर डिस्कस करना। अब इसके मेथड क्या होते हैं किसी भी सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस पेपर को लिखने का, सबसे पहले तो टाइटल पेज होगा, फिर टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स होगा, फिर एब्स्ट्रैक्ट होगा, फिर इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी होगी, फिर कंक्लूजन एंड देन रेफरेंसेस। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। अब एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर क्या होता है, कोई भी टेक्निकल लेक्चर या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन जिसमें कोई भी टेक्निकल नॉलेज शेयर की जा रही हो, रिसर्च शेयर करी जा रही हो या फिर एडवांस कंसेप्ट शेयर किया जा रहा हो ऑडियंस के साथ, वो भी किसी टेक्निकल एक्सपर्ट के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपने अपने टीचर्स देखे होंगे जिन्होंने पीएचडी की हुई है, जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो आपको कोई किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आपके साथ, उसको क्या बोल सकते हैं हम, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर बोल सकते हैं उस लेक्चर को। इसका पर्पस क्या होता है, किसी को भी एजुकेट करना किसी पर्टिकुलर टेक्निकल टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कोई लेटेस्ट रिसर्च या फिर फाइंडिंग को शेयर करना, प्रोफेशनल एकेडमिक ग्रोथ को एनहांस करना या फिर डेवलप करना अपनी प्रेजेंटेशनल स्किल्स को, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, पहले हम कोई भी टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट का कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक। देन हम अपनी ऑडियंस को जानते हैं, कौन सी ऑडियंस उसको समझ पाएगी या फिर कौन सी टारगेट ऑडियंस है हमारी। फिर हम रिसर्च करते हैं या फिर गैदर करते हैं कंटेंट, देन हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसको, फिर हम उसमें विजुअल्स ऐड करते हैं। तो ये यूनिट यहाँ पे खत्म होती है और फिर नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं। नोट्स आप डाउनलोड कर लेना और नोट्स को डाउनलोड करने के बाद बताना कमेंट्स में कि आपको लेक्चर कैसा लगा, नोट्स कैसे लगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 को, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन
राइटिंग, डिजाइनिंग एंड स्पीकिंग, जिसका सबसे पहला टॉपिक है थीसिस एंड प्रोजेक्ट राइटिंग। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? सबसे पहले अरे इंजीनियरिंग वाले बच्चों से मैं ये कैसे पूछ सकती हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? फोर्थ ईयर में इतनी मोटी रिपोर्ट दोगे आप सब, जो भी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे हो तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है कि जो भी हमने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च वर्क करा है या फिर हमने अपने इंजीनियरिंग में कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है तो उसकी प्रॉपर रिपोर्ट, हमने कौन सी लैंग्वेज यूज करी है, किस टॉपिक पे है, वो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कैसे हेल्प करेगा, ये सब चीजें जिसमें मेंशन होती है उसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड होता है, सारा डेटा होता है, एनालिसिस होती है, फाइंडिंग्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, सारे चीजें कवर करता है जो भी हमारे प्रोजेक्ट में हमने करी है, जो भी प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसका सब कुछ। इसमें हमारा कवर पेज होता है, टाइटल पेज होता है, टेबल होती है, समरी होती है, इंट्रोडक्शन, कॉन्क्लूजन, रिकमेंडेशंस, ये सब चीजें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आ जाती है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है थीसिस। अब थीसिस क्या होती है? थीसिस जो एमटेक कर रहे होंगे, पीएचडी कर रहे होंगे ना, वो थीसिस लिखते हैं। जो थीसिस होते हैं ना, वो एक लॉन्ग रिसर्च रिपोर्ट होती है जो कि कम से कम 2 से 5 सालों का काम होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर वाला बच्चा भी एक प्रोजेक्ट बनाता है, सेकंड ईयर वाला भी, तो मतलब जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट बन रही है, ठीक है। लेकिन जो थीसिस होती है ना, वो पूरे आपके एकेडमिक्स की रिकॉर्ड होता है, जो आपने पूरे अपनी पढ़ाई के दौरान जो भी आपने रिसर्च वर्क करा है, जो कि हमारे कम से कम 2 से 5 साल तक की रिसर्च कंटेन करता है। ये एक डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमने कोई भी सर्वे करा है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि डेटा एनालिसिस में कोई भी फाइंडिंग, कोई भी कंक्लूजन, जो भी हमने किसी रिसर्चर की बात से देखा है या फिर हमने कुछ भी रिसर्च करा है, ठीक है। ये डिवाइड होता है चैप्टर्स में। अब हमें एक स्ट्रक्चर देखना है किसी भी थीसिस का। देखते हैं, सबसे पहले इसमें टाइटल पेज होता है, फिर एक सर्टिफिकेट या फिर डिक्लेरेशन होता है, फिर एक्नॉलेजमेंट होता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स होती है, फिर एब्स्ट्रैक्ट या फिर समरी होती है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू होता है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है, थ्योरी होती है, कंक्लूजन, सजेशंस होता है, रेफरेंस होते हैं, अपेंडिक्स होती है। तो ये सब चीजें किस में आती है? एक हमारे थीसिस रिपोर्ट में आती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? एक तो ये हमें प्रॉपर बताता है कि इतने टाइम में हमने पढ़ा क्या है, इंप्रूव करता है हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज को, ठीक है, हमारी रीजनल स्किल्स को एनहांस करता है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए, फिर फ्यूचर रिसर्च के लिए हमारे डोर्स ओपन कर देता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। अब टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग क्या होती है? प्रपोजल तो आपने बहुत सुना होगा, क्या होता है? जब भी कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं ना, अगर हमें किसी से फंड चाहिए, किसी को पार्टनरशिप के लिए हमें बुलाना है या फिर पार्टनर बनाना है अपने बिजनेस में, तो हम प्रपोजल लेके जाते हैं या फिर फंडिंग के लिए प्रपोजल लेके जाते हैं। तो प्रपोजल होता क्या है? तो जो प्रपोजल वर्ड है ना, ये प्रपोज वर्ड से है, जिसका मतलब होता है सजेस्ट करना या फिर कोई भी सॉल्यूशन ऑफर करना या फिर कोई भी नया आइडिया ऑफर करना। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल का मीनिंग होता है एक्ट ऑफ प्रपोजिंग, या फिर हम किसी को भी किसी चीज के लिए प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। कोई बिजनेस के लिए, फॉर्मल रिपोर्ट के लिए, या फिर कोई भी इशू है जिसके बारे में हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं या फिर किसी भी अटेंशन को ड्रॉ करना चाहते हैं। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्मल रिपोर्ट होती है, ठीक है। प्रपोजल इज नथिंग बट अ वे टू सेल समवन्स आइडिया। ये कोई क्या बोलेंगे, कुछ नहीं होता है, बस समझ लीजिए किसी को हम आइडिया सेल कर रहे हैं। परसुएशन, किसी को हम कोई भी आइडिया परसुएट कर रहे हैं, करने के लिए बोल रहे हैं कि तुम ये काम करो। ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी नए बिजनेस की तरफ। अब इसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड प्रपोजल का मतलब होता है कि किसी ने हमसे रिटर्न में कोई रिक्वेस्ट मांगी है, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारा सॉलिसिटेड प्रपोजल होता है। अनसॉलिसिटेड प्रपोजल होता है कि हमने किसी को ऐसे भेज दिया है, किसी ने हमसे बोला नहीं था उस चीज को या फिर बोला नहीं था भेजने के लिए। थर्ड इज इंटरनल। इंटरनल मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर रीडर को इन द ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। एक्सटर्नल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हमें किसी के साथ डील करनी है। फॉर्मल,
फॉर्मल कोई लॉन्ग प्रपोजल होता है जिसमें कि डिटेल डिस्कशन होता है पर्टिकुलर फॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके। और इनफॉर्मल प्रपोजल का मतलब होता है ये शॉर्ट प्रपोजल होते हैं किसी भी कुछ टॉपिक्स के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि इनफॉर्मल होते हैं, ऐसे फॉर्मली रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर, इसमें एक टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, लिस्ट ऑफ फिगर्स होता है, एब्स्ट्रैक्ट समरी होती है, मेथडोलॉजी होती है, इंट्रोडक्शन होता है, स्टेट ऑफ प्रॉब्लम होता है, प्रपोज्ड प्लान एंड एक्टिविटीज होती है, रिकमेंडेशंस होती है और लास्ट में कंक्लूजन होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू पिच एन आइडिया। हम किसी को आइडिया कैसे पिच कर सकते हैं? पिचिंग एन आइडिया मीन्स अपने कंसेप्ट को क्लियरली किसी को बताना जिससे कि हमें अप्रूवल मिल सके या फिर फंडिंग मिल सके। मतलब कि जैसे मैं अपना आइडिया इस तरीके से किसी को कन्वे करूं कि वो मुझे चुटकी बजा के फंडिंग दे दे कि मुझे ना एक बिजनेस खोलना है, मैं उससे ना लोगों की बहुत हेल्प करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम गरीबों को ऐसी चीज प्रोवाइड करा सकें जिससे कि उन्हें कहीं और ना देखना पड़े, हम उनको राशन प्रोवाइड करें बिना पैसों से। तो इस तरीके से हम किसी को कन्वे करें उस चीज को, उस आइडिया को, कि वो हमें चुटकी बजा के पैसे दे दे। तो ये क्या होता है, हमारा तरीका होता है, इसका एक प्रोसेस होता है। तो उसको प्रिपेयर करने की कुछ टिप्स होती हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले तो ऑडियंस का पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस कैसी है। दूसरी चीज, हमें टॉपिक की अच्छे से रिसर्च करनी है। दूसरा, हमें लॉजिकली पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करना है। फिर प्रैक्टिस करना है कि उस चीज को हम कैसे बताएंगे। फिर हम विजुअल्स उसमें ऐड करेंगे अगर हमें नीड है विजुअल्स की। तो प्रिपेयर करेंगे पॉसिबल क्वेश्चंस, क्या क्या हमसे कोई पूछ सकता है। एंड ड्रेस फॉर्मली, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से जाएंगे रेडी होके। एंड कीप टाइम लिमिट। हमें ये नहीं कि हम बहुत लंबा पिच करनी है, हम पिच ही करते रहते हैं, नहीं, हमें टाइम से क्विकली उस काम को करना है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, उसमें ग्रीटिंग, हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप। फिर हम बताते हैं हमारा टॉपिक क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। फिर हम ग्रैब करते हैं अटेंशन, कुछ फैक्ट लिख के, जैसे कि इंडिया में आपको नहीं पता है कि 90% लोग भूख से मरते हैं, कुछ इस तरीके का फैक्ट लिखेंगे। देन उसकी बॉडी होगी जो मेन पॉइंट्स बताएगा। फिर हम एग्जाम्पल्स को यूज करेंगे, विजुअल्स को यूज करेंगे। अब इसका कंक्लूजन क्या होता है कि हम कुछ की पॉइंट्स को समराइज करेंगे, रीस्टेट करेंगे उसका पर्पस, एंड विद अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। हम लास्ट में कुछ ऐसी बात बोल के क्लोज करेंगे कि वो हमें खुद से फोन करेंगे बाद में, अगर वो ना भी कर देते हैं उस टाइम पे तो बाद में खुद से फोन करेंगे, दिल पे एक इम्पैक्ट रह जाएगा उनके। द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। अब स्पीच डिलीवरी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? इसमें बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है पैशन। पैशन आप सबको पता है पैशन क्या होता है? पैशन होता है किसी भी चीज में हमारा इंटरेस्ट, हमारी पूरी इच्छा उस चीज को करने की। जो कि पैशन हमारा एक्सप्रेस करता है एनर्जी, इंटरेस्ट या फिर इमोशनल कनेक्शन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक के बारे में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? एक तो ये स्पीच को एक इंस्पायरिंग बना देता है। अगर मैं बोलूं कि मतलब मैं बचपन में बहुत सोचती थी कि मुझे ना यूट्यूब पे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी अच्छी लगती है, और देखो आज मैं उस चीज को कर पा रही हूँ। तो मैं जब आप सबको ये बातें बता रही हूँ तो बहुत से लोग ऐसे होंगे ना जो सेम चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं। जब मैं अपना एग्जांपल देके अपने पैशन से रिलेटेड बता रही हूँ कि अपने पैशन को फॉलो करो, मैंने अपने पैशन को फॉलो किया, आप अपने पैशन को फॉलो करो, तो उस चीज से क्या होता है ना, कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो वो हमारा क्या होता है? पैशन होता है। एंगेज करते हैं ऑडियंस को इमोशनली एंड एक बिल्ड करता है कनेक्शन एंड ट्रस्ट। जैसे कि आपको मैं सच बताऊं, क्रेजी कक्षा, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी इंटरेस्टेड आप इस चैनल पे पढ़ा सकते हो। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि ये कुलभूषण जी ने स्टार्ट किया था, अब वो भी इस चैनल पे पढ़ाते हैं। तो बहुत मैंने देखा है कि कमेंट्स आते हैं कि सर हम आपको जब से देखते हैं, जब आपने चैनल स्टार्ट किया था, तो फिर वो उसे देख के, वो चीजें देख के मुझे भी अच्छा लगता है। तो ऐसे मेरे पास आने लगेंगे कुछ दिनों के, मैम हम आपको जब से देखते हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। तो ये क्या होता है कि एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है ऑडियंस के बीच में और आपके बीच में। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर के होंगे, जो देख रहे होंगे, जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड देन वो 4th ईयर तक हमारे चैनल को फॉलो करेंगे। तो वो एक कनेक्शन, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो यही चीज क्या होती है, ऑडियंस के बीच में पैशन होता है, ये एक ट्रस्ट मेंटेन होता है, एक कनेक्शन बिल्ड होता है। देन एग्जाम्पल, अब इससे हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? स्पीकर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज विद रियल कंसर्न। यस, अगर हम क्लाइमेटिक चेंज के बारे में बात करें और मैं वॉइस में एक रियल कंसर्न हूं कि अगर क्लाइमेटिक चेंज ऐसे ही होता रहा तो आगे चल के क्या होगा, अर्थ का क्या होगा, ठीक है ना, हम कैसे रहेंगे।
तो एक इमोशनल कनेक्ट होगा वॉइस के अंदर। देन सेकंड इज पॉइज। पॉइज रिफ्लेक्ट्स कामनेस, कॉन्फिडेंस, बॉडी कंट्रोल ड्यूरिंग द स्पीच। अब आपने देखा जब हम बात करते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करते हैं। मैं बार बार ऐसे कर करके तो बात नहीं कर सकते ना, तो हमें क्या करना, अपनी बॉडी को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। इस बोलते वक्त हमें कामनेस दिखानी है, आराम दिखाना है, कॉन्फिडेंस दिखाना है अपने अंदर। तो ये चीज क्या होती है, पॉइस होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस शो करती है, कमांड शो करती है, ठीक है, हेल्प करती है अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करने के अंदर। द नेक्स्ट टॉपिक है इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन मतलब कि अपने आइडियाज को एग्जाम्पल, स्टोरी या फिर विजुअल्स के थ्रू क्या करना, एक्सप्रेस करना। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आइडिया है मेरा कि हमें क्या करना है, एक बिल्डिंग बनानी है जो कि ऐसी दिखेगी, तो अगर मैं उसका एआई से बना के उसका विजुअल लगा दूं या फिर कोई कहानी सुनाऊं या फिर कोई एग्जांपल दूं, तो उससे वो ज्यादा इंटरेक्टिव, अट्रैक्टिव लगेगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशंस बोलते हैं, जो कि कंटेंट को इजी बना देता है टू अंडरस्टैंड, ऑडियंस को इंटरेस्टेड रखता है अपनी बात में, और एक डेप्थ एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर देता है। जिसका एग्जाम्पल है कि कोई भी टीम वर्क के बारे में बता रहा है और फिर अपने उस ड्यूरिंग कोई भी छोटा सा इंसिडेंट बता रहा है कि हमने टीम वर्क से कैसे क्रिकेट जीता था, क्रिकेट में एक मैच जीता था, या मतलब कुछ भी। तो ये यूनिट यहीं पे खत्म होती है। नोट्स आप सब डाउनलोड कर लेना। तो यूनिट 4 का नाम है कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमें पता है कम्युनिकेशन क्या होता है, कि आपस में क्या करना, आइडियाज को शेयर करना, अपने थॉट्स को, आइडियाज को, इन सब चीजों को आपस में शेयर करना, इसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। नाउ द सेकंड टॉपिक इज लीडरशिप कम्युनिकेशन। अब आप सोचेंगे लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या होती है। देखो लीडरशिप क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लीडरशिप क्या होती है। तो लीडर कौन होता है, एक टीम का हेड जो उस टीम को गाइड करता है, उसके आइडियाज को सुनता है, नए आइडियाज उनको प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो ये जो होता है ये लीडर की क्वालिटीज होती है कुछ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गाइडेंस, क्लियर विजन, ये कुछ ना एक लीडर्स की क्या होती है, क्वालिटीज होती हैं। तो उसको हम लीडर बोलते हैं। अब उस लीडर की कम्युनिकेशन, उसके बात करने का तरीका, उसके दूसरों को समझाने का तरीका, सुनने का तरीका, दूसरों की बात, एक टीम को मैनेज करने का तरीका, बातचीत करके, उसको बोलते हैं हम लीडरशिप कम्युनिकेशन, ठीक है। ये इसलिए यूज की जाती है लीडरशिप कम्युनिकेशन के एक लीडर क्या कर सके, अपने विजन को शेयर कर सके, गाइडेंस प्रोवाइड कर सके और बिल्ड कर सके रिलेशनशिप अपनी टीम के बीच में, कि उसकी टीम कॉन्फिडेंट फील करे और हमेशा कैसा फील करे कि उनका लीडर उनकी बात सुनता है और अपने पॉइंट्स वो खुल के रख सके। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं लीडरशिप कम्युनिकेशन के। देखो सबसे पहली चीज क्या है कि तो क्रिएट अ क्लियर विजन, कि ये एक क्लियर पिक्चर प्रिंट करता है कि जो हमारी टीम है फ्यूचर में, हमारी टीम कहाँ पर मतलब क्या हमारा गोल है टीम का, ठीक है, क्या विजन है जो हमने ये टीम बनाई है, जो हमारी टीम काम कर रही है आपस में, ये क्या विजन है, क्या गोल है इसका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टू बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अब ट्रस्ट बिल्ड करना मतलब कि जो टीम मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, एक दूसरे की बातों को सुने। तो टीम मेंबर्स के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट फील करें वो अपने आइडियाज को शेयर करते वक्त। द थर्ड इज टू मोटिवेट एंड इंस्पायर एक्शन। तीसरा ये है कि वो क्या करे, कोई भी प्रेशर में काम ना करे, उनके पास इतना वर्कलोड ना हो कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाए या प्रेशर में आ जाए। उनके पास क्या हो, वो हमेशा मोटिवेटेड फील करें कि हमें अपने गोल को अचीव करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए जो एक्शन उनको परफॉर्म करना है, जो काम उनको करना है, जो हार्ड वर्क की जरूरत है, वो हार्ड वर्क वो करते रहें। द फोर्थ वन इज टू प्रोवाइड क्लियरिटी ऑन रूल्स। क्लियरिटी ऑन रूल्स मतलब कि आपको पता है एक टीम होती है, अब एक टीम में क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, हर मेंबर का एक स्पेसिफिक रोल होता है। तो उनके बीच में क्लियरिटी हो उनके रोल्स को लेकर, कि उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्टिकुलर कौन सा टास्क उन्हें करना है, ठीक है, तो वो अपने काम को अपने तरीके से अच्छे से कर पाए। फिफ्थ इज टू मैनेज एंड चेंज इफेक्टिवली। इसमें क्या होता है कि हम गाइड करते हैं अपने टीम को बहुत स्मूथली, कि जो भी चैलेंजेस वो फेस करेंगी या जो भी नई पॉलिसीज हैं जो प्रोजेक्ट में इंक्लूड हुई हैं,
उनको वो इजीली समझ के हैंडल कर सके। टू फैसिलिटेट ओपन डायलॉग, इसका मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करें कि जहाँ पे टीम मेंबर्स अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को इजीली क्या कर सके, आपस में शेयर कर सके। सेवंथ इज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि एक एक जो लीडर होता है ना, वो क्या करता है, वो एक तरीके से एक मीडिएटर होता है, ठीक है, कि कि जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको सॉल्व करना है। तो अगर कोई भी इशू हो रहे हैं किसी भी टीम मेंबर के बीच में, तो वो भी कौन सॉल्व करता है, वो भी एक लीडर सॉल्व करता है। किसके थ्रू? अपने लीडरशिप कम्युनिकेशन के थ्रू। नाउ 8th इज टू एम्पावर एम्प्लॉयज। सबसे पहला क्या करना, अपने टीम मेंबर्स को एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना कि वो इजीली खड़े हो सके और अपने लिए स्टैंड ले सके और डिसीजंस ले सके। 9th इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर, कि एक पॉजिटिव नेचर हो, कोलैब कर सके आपस में, साथ में जो वर्क इन्वायरमेंट है उसमें सब मिलके काम कर सके, एक साथ एक यूनिटी हो। 10th इज टू गिव रिकॉग्निशन, इसका मतलब है कि क्या कर सके, जो उनका हार्डवर्क है, जो टीम ने साथ में परफॉर्म किया है, तो उस चीज का उनको क्या मिले, उनकी अचीवमेंट जो है उसको उसको मतलब अप्रिशिएट किया जाए, उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाए, उनको पहचान मिले उनके काम की। नाउ द क्वालिटीज ऑफ अ इफेक्टिव लीडर। अब एक लीडर के क्वालिटीज क्या क्या होती हैं? एक है क्लियरिटी, कि वो क्या करता है, वो अपने थॉट्स को लेकर, अपने गोल को लेकर बहुत क्लियर होता है, ठीक है, क्लियर इमेज होती है उसकी, उसको पता होता है उसको क्या करना है। बहुत सिंपल तरीका यूज करता है, सिंपल लैंग्वेज वो यूज करता है, जिससे कि हर कोई समझ सके उसके बोलने को, उसके क्या थॉट्स हैं जो वो बताना चाह रहा है उसको समझ सके। सेकेंड, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऑनेस्टी मतलब कि उसके अंदर क्या सच्चाई होगी, ट्रांसपेरेंसी मतलब कि वो अंदर कुछ नहीं रखेगा, सबको ट्रांसपेरेंट होगा, सब चीजें अपनी बताएगा, शेयर करेगा, चाहे वो उसकी सक्सेस के बारे में हो, चाहे उसके फेलियर के बारे में हो। द थर्ड इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि जो भी, कंसिस्टेंसी ऐसा होता है कि जो भी लीडर है उसके एक्शन से, ऐसा नहीं आज उसने काम किया कल को उसने काम नहीं करा, नहीं, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेली काम करना, चीजों को देखना, समझना। फोर्थ, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि वो सुने समझे, किसकी, अपने टीम मेंबर्स के या फिर दूसरे लोगों की फीलिंग्स को भी, उनके थॉट्स को भी, उनके डिसीजंस को भी। इंस्पायरेशनल। इंस्पिरेशनल का मतलब क्या है, वो इंस्पायर करे अपनी टीम मेंबर्स को, कुछ ऐसी एनर्जेटिक स्टोरीज बताए, अपनी कुछ एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करे, जिससे कि क्या बन सके, वो इंस्पायर कर सके अपने टीम मेंबर्स को। सिक्स्थ इज गुड लिसनर। एक वो गुड लिसनर होना चाहिए कि जब भी कोई उसका टीममेट उससे बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी बात को इग्नोर करे, उनको सुने, ठीक है, एक लिसनर हो, बिना बीच में बोले या टोके, वो उनकी बात को पूरा सुने। सेवंथ इज कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो हर जगह बोल सके, स्टैंड ले सके अपने टीम मेंबर्स का। एट, रिस्पेक्टफुल हो। रिस्पेक्टफुल मतलब कि वो सबकी बातों को समझे, सुने, ठीक है, उनको प्यार से उनसे बात करे, ये नहीं है कि वो गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है, ऐसा ना हो, रिस्पेक्टफुली सबको से बात करे, टीम मेंबर्स को इक्वल वैल्यू दे, अपने आप को सुपीरियर ना समझे। नाइन्थ इज अडेप्टेबल। अडेप्टेबल का मतलब ये है कि कई बार ना कम्युनिकेशन जो होता है ना, उसका स्टाइल और जो ना चेंज हो जाता है ऑडियंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कई जगह पे आप जाओगे तो आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, कई जगह पे आप जाओगे जहाँ पे आपको प्रॉपर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करनी पड़ेगी। तो लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि क्या करता है, हर सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करता है चेंजेस को। द नेक्स्ट इज ऑथेंटिक। इसका मीनिंग होता है कि वो क्या हो, अपनी जेन्युइन हो, ट्रू हो टू देयर ओन पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज, जो भी उसकी वैल्यूज है, पर्सनैलिटी है, उसको लेकर वो सच्चा हो। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। इसका मीनिंग होता है कि जो भी सोशल इश्यूज हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको समझ सके और उनको अच्छे से हैंडल कर सके। ये इसके जो है ना मेन 4 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट मतलब कि क्या सिचुएशन है, तो सबसे पहले क्या समझ सके कि क्या जगह है, क्या टाइम है, क्या सोशल रूल्स है उस सिचुएशन के। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें
एक सिचुएशन को समझना है। अगर हमें सिचुएशन पता होगी, जब भी हमें पता होगा कि हमें किस तरीके से, किस टोन में, किस स्टाइल में बात करनी है या फिर उस सिचुएशन को हैंडल करना है। फॉर एग्जाम्पल, कि ऐसा नहीं है कि कोई सीरियस मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में बैठ के हम जोक क्रैक कर रहे हैं, तो वो सही टाइम नहीं है किसी भी जोक को सुनाने का या बोलने का। ठीक है ना, सीरियस बात है तो सीरियस बात करो, ये नहीं है कि मजाक मस्ती कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिचुएशन को समझ के हमें बात करनी चाहिए। सेकेंड इज फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब कि इमोशंस। हमें क्या करना है, समझना है दूसरे के इमोशंस को और उनके थ्रू क्या दिखानी है, उनके इमोशंस पर क्या दिखाने, एम्पैथी दिखाने, समझना है उस सिचुएशन को, उनके इमोशंस को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कई बार हमने किसी को परेशान देखा और हमें लगा यार क्यों परेशान है, ऐसे नहीं करना है। हमें समझना है कि क्या हुआ है, क्या बात है, पूरी सिचुएशन को जानने की कोशिश करनी है, सामने वाले बंदे को एम्पैथी दिखानी है। ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो और ज्यादा। द थर्ड इज इंटेंशंस। इंटेंशंस का मतलब होता है द गोल। मतलब कि हमें सबसे पहले जानना है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू। हमारे इंटेंशंस क्या है वो दिखनी चाहिए हमारे वर्ड्स में। ऐसा नहीं है कि हम बोल कुछ रहे हैं और चाहते कुछ हैं। जो हम चाहते हैं, जो हमारा गोल है, वो ही हमारी कम्युनिकेशन के थ्रू कन्वे होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, कोई भी हमारी टीम है, ठीक है, हमने, हमारी इंटेंशन है कि हम कोई भी एक नया सॉफ्टवेयर क्या करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो हम उस पर फोकस करेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करेंगे। ये नहीं है कि उन्हें कमांड करना शुरू कर देंगे, हम उन्हें बताएंगे कि ये लॉजिक है, इसीलिए हमें एक नया सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करना पड़ेगा, या फिर नया सॉफ्टवेयर अब हमें नीड पड़ेगी, अब इस सॉफ्टवेयर से काम नहीं हो पा रहा है, कि जब भी हम इसको यूज करते हैं ये हैंग होने लगता है या फिर इश्यूज आने लगते हैं। ठीक है, कोई भी काम करते वक्त। तो ये चीज हमें इजीली बतानी है कि हमारे इंटेंशंस क्या है और वो क्यों है। ठीक है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, जो हम चाहते हैं वो ही बोलना है। नेक्स्ट इज बिहेवियर्स। बिहेवियर्स मतलब कि एक्शन। मतलब कि हमें द एक्चुअल वर्ड्स यू यूज, योर टोन ऑफ वॉइस, योर बॉडी। द फोर्थ वन इज बिहेवियर्स। बिहेवियर्स मतलब कि द एक्शन, कि हमारे जो भी वर्ड्स हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो वर्ड्स हमारे इंटेंशन से मैच होने चाहिए। जो हमारे एक्सप्रेशंस है, हमारा आई कांटेक्ट है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है, टोन है, स्टाइल है, वो सब हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे इंटेंशन से, मतलब हमारे एक्शन से मैच करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि जब भी हमसे कोई बात कर रहा है तो हमें ध्यान से उसकी बात को सुनना है, ना कि हम क्या करने लगे, सामने वाला बोल रहा है और हम बैठ के क्या कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं। तो वो चीज हमें नहीं करनी है, हमें ध्यान देना है उसकी बात पे, जो भी बात वो कर रहा है। नाउ द थर्ड टॉपिक इज प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। आप सबको पता है फीडबैक क्या होता है। जब भी कोई मीटिंग होती है, सेमिनार होता है, वेबिनार होता है, तो हमसे बोला जाता है कि एक फीडबैक फॉर्म आपको मिलेगा, उस फीडबैक फॉर्म को आपको फिल करना है कि आपको इस मीटिंग में, इस वेबिनार में, सेमिनार में आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स बतानी है, तो उसको हम फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक का मतलब है अपना, फीडबैक का मतलब होता है कि अपना रिव्यू देना किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर, मीटिंग को लेकर, इंफॉर्मेशन को लेकर, उस चीज को लेकर। तो सबसे पहले तो हम फीडबैक कैसे दे सकते हैं, दूसरों को कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लेना। नोट्स में आपको सब चीजें मिल जाएंगी, प्रॉपर PYQs मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, एंड एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सब कवर कराए गए हैं। तो नोट्स के अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स पढ़ो और हो गया काम। द फर्स्ट वन इज बी स्पेसिफिक। बी स्पेसिफिक मतलब कि हमेशा ये नहीं है कि सिर्फ जाके बोल दो गुड वर्क, नहीं, उन्हें समझाओ कि आपके बोलने का तरीका, आपने जो नॉलेज शेयर करी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हम जानना चाहते थे उस बारे में, और आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया है। एक अच्छे से बी स्पेसिफिक, बिल्कुल सही चीजें बताओ, जो चीज आप बताने के लिए आए हो। शॉर्ट पे मत खत्म करने की कोशिश करो, जो चीज आप क्लियरली उसको बोलना चाहते हो उस चीज को अच्छे से बोलो, फीडबैक अच्छे से दो, प्रॉपर दो। बी टाइमली। ऐसा नहीं है कि मीटिंग 1 घंटा पहले खत्म हो गई और आप 1-2 घंटे बाद जा रहे हो फीडबैक लेके, नहीं, जैसे जितने पॉसिबल हो, जितना जल्दी, उतने जल्दी आपको क्या करना है, उतने ही जल्दी आपको कोशिश करनी है कि आप फीडबैक दे सको। द थर्ड वन इज फोकस ऑन बिहेवियर नॉट पर्सनैलिटी। थर्डली हमें क्या करना है कि जो हम बोल रहे हैं, ठीक है,
वो ऐसा ना हो कि हम किसी इंसान को देख के अपने थॉट्स को चेंज कर लें, नहीं। जो भी बात हमें कहनी है वो हमें बोलनी है उनके बिहेवियर्स को, जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने नॉलेज शेयर करी है उस चीज के ऊपर। ये नहीं है कि जैसा पर्सन है उस हिसाब से हमने उसको चेंज कर लिया। पर्सन को देख के नहीं हमें अपना डिसीजन लेना है कि वो कौन है, वो फीडबैक हमें उन्हें देख के नहीं बोलना है। फोर्थ इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट। हमें आराम से एक्सप्लेन करना है, बताना है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उनके एक्शन के, ठीक है। फिफ्थ इज बी बैलेंस्ड। हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स को और एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट दोनों को बताओ कि ये आपकी गलती थी एंड ये इसके इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। सिक्स, चूज द राइट प्लेस। हमें जो भी अपना फीडबैक देना है वो हमेशा प्राइवेट में देना है, ये नहीं ऑडियंस के सामने आपने जाके शुरू कर दिया गलत बोलना या कुछ नेगेटिव फीडबैक देना, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मेक इट अ टू वे कन्वर्सेशन। ये नहीं है कि आप बता रहे हो कि आपको जो जो लगा, नहीं, आप बताओ, सामने वाले से भी सुनो, पूछो, मतलब टू वे होना चाहिए, दोनों पर्सन आपस में बात करें उस चीज को लेकर। एट्थ इज बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है कि सारी मिस्टेक ही निकालनी है, हमेशा क्या करो उसकी इम्प्रूवमेंट्स भी बताओ, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करो। नाइन्थ इज बी ऑनेस्ट बट काइंड। सच बोलो लेकिन काइंडली बोलो, कि दूसरे को ज्यादा हर्ट भी ना हो और अपनी बात भी आप कह दो। एक सपोर्टिव टोन होनी चाहिए। द टेंथ इज चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमें ये देखना है कि क्या जो भी हम अपना फीडबैक देना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, जो बात हम कहना चाह रहे हैं, कि सामने वाला उस बात को उसी तरीके से समझ पा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो गलत समझ रहे हैं या हमारे बात का गलत ही मतलब निकाल रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू रिसीव फीडबैक ग्रेसफुली। अब कोई हमें फीडबैक, अब हमने तो देने का तरीका देख लिया, अब कोई हमें फीडबैक दे तो वो किस तरीके से हमें रिसीव करना है। पहले तो हमें आराम से सुननी है बात, ठीक है, सुनने के बाद समझनी है और फिर कुछ बोलना है, बिना सुने समझे हमें कुछ नहीं बोलना। सेकंड, कंट्रोल योर डिफेंसिवनेस। हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई हमें फीडबैक देना है कि आप ना बहुत ज्यादा लाउडली बात कर रहे थे, तो आप ये नहीं कह रहे कहा हमने कहा लाउडली बात करी, हम तो सही बात कर रहे थे। ऐसा नहीं करना है, आपको समझना है, अपने आप को डिफेंस करने नहीं लग जाना है, आराम से सुननी है पहले बात। ये सुन के बस अपने मन में रखनी है कि अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, अपने ग्रोथ में उस चीज को यूज करेंगे, उसको पॉजिटिवली लेंगे। थर्ड, आस्क क्लियरिफाइंग क्वेश्चंस। आराम से कुछ भी अनक्लियर है या आपको समझ में नहीं आया सामने वाले का फीडबैक, तो उसको ध्यान से उससे पूछो, ठीक है, क्या आप मुझे इस बारे में और भी बता सकते हो, इस तरीके से उनसे और पूछने की कोशिश करो। द फोर्थ वन इज कि हमें क्या करना है, दोबारा से जो भी चीज हमने सुनी है उसको हमें रिपीट करनी है। मतलब किसी ने हमें जो भी चीज बताई है, लाइक कि आप बहुत तेज तेज बात कर रहे थे, तो उसको अपने वर्डिंग में भी बोलना है कि अच्छा मैंने तेज तेज बात करी, ठीक है, अगली बार से ना मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा, इस तरीके से। मतलब आपको वो चीज अपने माइंड में या फिर उन वर्ड्स को दोबारा से रिपीट करना है, जिसकी वजह से आप क्लियरली और करेक्टली उस चीज को समझ पाओ। द फिफ्थ वन इज शो एप्रिसिएशन। हमें क्या दिखाना है, हमें अप्रिशिएट करना है कि सामने वाले ने आके उससे अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर किया। द सिक्स्थ वन इज टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि कभी भी डिसएग्री या फिर हमें क्या करना है, ये नहीं करना है कि हाँ उस चीज से हम सहमत हैं या फिर हम सहमत नहीं है, हमें सिर्फ सुनना है, समझना है उस चीज को, मतलब थोड़ा टाइम लेना है, उसके बाद रिप्लाई करना है। सेवंथ इज सेपरेट द मैसेज फ्रॉम द मैसेंजर। हमें क्या करना है, फीडबैक के कंटेंट पे ध्यान देना है, ये नहीं कि वो कौन दे रहा है। पता चला किसी इंसान को पसंद नहीं करते और वो आपको आके फीडबैक दे रहा है, तो ये थोड़ी ना कि उसका फीडबैक भी बेकार हो, क्या पता वो बात सही कह रहा हो। तो इंसान को नहीं देखना, उसके फीडबैक को देखना है कि वो फीडबैक हमें क्या देना चाह रहा है। एट इज क्रिएट एन एक्शन प्लान। जब भी आपको कुछ भी फीडबैक मिलता है तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए उन स्टेप्स पर ध्यान दो, कि किसी ने हमें जो भी फीडबैक दिया है उसको हम पॉजिटिवली लेंगे और उसके स्टेप्स हम डिजाइन करेंगे, प्लान करेंगे कि उस चीज को हमें किस तरीके से इम्प्रूव करना है। नाउ द फोर्थ टॉपिक इज टैट एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और नोट्स को जरूर जरूर डाउनलोड कर लेना।
तो इसको हम थोड़ा फास्टली देखेंगे। सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आईक्यू। आईक्यू क्या होता है हमारी एबिलिटी टू लर्न, रीजन, एनालाइज और सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है कि हम भारी से भारी चीजों को सॉल्व कर सके, भारी से भारी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सके और जल्दी से सीख सके, एनालाइज कर सके। हमारी कैपेबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, आईक्यू बोलते हैं। नाउ द सेकेंड इज सोशल इंटेलिजेंसी। सोशल इंटेलिजेंसी हमारी एक ऐसी स्किल होती है बोलने की या चीजों को करने की जिससे हम डिफिकल्ट सिचुएशन को भी क्या कर सके, सॉल्व कर सके। मतलब कि सही तरीके से मुश्किल सिचुएशन को क्या कर सके, हम हटा सके। सोशल इंटेलिजेंसी, द सोशल इंटेलिजेंसी क्या होती है, एक ऐसी स्किल होती है कि चीजों को सही करना या सही डिसीजंस लेना, कि हम क्या कर सके डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके बिना किसी दूसरे को हर्ट करे या फिर दूसरे को ऑफेंड करे। ये किस पे फोकस करती है, लॉजिक पे, फैक्ट्स पर, करेक्टनेस पे। क्या ये चीज सही है, आईक्यू का मतलब है क्या ये चीज सही है, और इंटेलिजेंसी का मतलब होता है फीलिंग्स को, रिलेशनशिप को और सोशल हार्मनी को क्या कर सके, समझ सके कि हम दूसरे को किस तरीके से अच्छा फील कराएं या फिर इसको हम और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। इसमें हम ज्यादा लॉजिक नहीं देखते हैं। नेचर, इसमें थिंकिंग एबिलिटी होती है और इसमें इमोशनल एंड सोशल स्किल यूज होती है। इसका गोल होता है कि हम बेस्ट सॉल्यूशन और करेक्ट आंसर प्रोवाइड करा सके। इसका गोल होता है कि हम एक पॉजिटिव रिलेशनशिप और म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट कर सकें। इसको हम कैसे यूज करते हैं, टू डिजाइन अ मशीन, टू राइट अ कोड या फिर कोई बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको हम क्यों यूज करते हैं, बिना किसी को डिस्करेज करे, बिना किसी को मना करें या बिना किसी को गलत बोले, उस चीज को समझना और पॉजिटिवली चीजों को हैंडल करना कि बिना किसी दूसरे इंसान को हर्ट करे, उसको समझ के। इसका एग्जाम्पल है कि कोई भी गलती हमें अपने कलीग के वर्क में मिलती है तो हम उसको देखेंगे, तो ये क्या होगी हमारी आईक्यू, कि हमने वो चीज पकड़ ली, हमने वो गलती देख ली। सोशल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हम एक्सप्लेन करेंगे उस मिस्टेक को अपने कलीग को प्राइवेट में आराम से। इसका परसेप्शन क्या होता है कि कोई पर्सन कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, कितना स्मार्ट है, कितना नॉलेजेबल है, और इससे पता चलता है कितना पर्सन कितना डिप्लोमेटिक है या फिर पोलाइट है। लर्निंग, ये एजुकेशन या फिर प्रैक्टिस करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके क्या होती है, डेवलप हो जाती है, और ये हम अपने सोशल एक्सपीरियंस से या फिर एम्पैथी जब हमारे अंदर डेवलप होती है या फिर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं जब सीखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इमोशनल इंटेलिजेंसी एंड ट्रस्ट। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंसी का मीनिंग क्या होता है, इमोशनली एक्टिव होना, अपने इमोशंस को इस तरीके से मैनेज करना, एनालाइज करना, रिकॉग्नाइज करना कि हम उसको मैनेज कर सके, संभाल सके सिचुएशन के हिसाब से, या फिर दूसरे के इमोशंस को भी समझना, अंडरस्टैंड करना और उनके इमोशंस को भी समझना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। इसके 5 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहले तो खुद की इमोशंस को, स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को हमें क्या करना है, समझना है, खुद से अवेयर होना है, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना है। सेकेंड इज सेल्फ रेगुलेशन, मतलब कि हमें क्या करना है, अपने मूड को, अपने इम्पल्स को या फिर कुछ भी करने से पहले हमें 10 बार सोचना है, इमोशंस में आके कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमें कंट्रोल करना है खुद को। थर्ड इज मोटिवेशन, मोटिवेशन एक पैशन होता है अपने काम को लेकर कि हमें ये चीज करनी ही करनी है, ये अचीवमेंट हमें किसी भी हाल में करनी है, ये एक मोटिवेशन होता है। एम्पैथी होता है कि दूसरे के इमोशन को, दूसरे पर्सन के इमोशन को समझना, उसके सिचुएशन को समझना और उसी तरीके से समझ के उसकी मदद करना, एम्पैथी दिखाना। फिफ्थ इज सोशल स्किल। सोशल स्किल का मतलब होता है एक एबिलिटी होती है कि हम किस तरीके से अपने चारों तरफ क्या करते हैं, रिलेशनशिप्स को, नेटवर्क को बिल्ड करते हैं एक कॉमन ग्राउंड पे। तुम मुझसे बड़ा नहीं, मैं तुझसे बड़ा नहीं, सब साथ में मिलते हैं, साथ में काम करते हैं, एकता के साथ रहते हैं। हाउ EI बिल्ड ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। अब जो EI है वो किस तरीके से बिल्ड करती है, क्या, ट्रस्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू, बातचीत से किस तरीके से हम ट्रस्ट
क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन बिल्ड रिलायबिलिटी। सेल्फ रेगुलेशन, अगर हम अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, क्या पता हम किसी पर्सन को पसंद ना करते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं दिखाएंगे, हम अच्छे से बात करेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, मतलब हमें दिखाना नहीं है, हमें कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को। ये नहीं है कि किसी को देख के गुस्सा और फट गए। सेकंड इज एम्पैथी बिल्ड कनेक्शन। एम्पैथी दिखानी है, दूसरे की फीलिंग्स को समझना है, ठीक है, उसकी बातों को समझना है। इससे क्या होगा, हम ट्रस्ट क्रिएट कर पाएंगे, एक बॉन्ड बना पाएंगे उनके साथ। द थर्ड वन इज सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड्स ऑथेंटिसिटी। हमें क्या करना है, अपने आप को जानना है, हम क्या हैं, और हमेशा सच्चा रहना है, जेन्युइनली बात करनी है, क्योंकि लोग भी उसी लीडर को पसंद करते हैं जो सच्चा होता है, ना कि जो फेक हो। द फोर्थ वन इज सोशल स्किल बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। जो भी गुड कम्युनिकेशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है, जो मतलब हम इजीली क्या कर सके, सोशल स्किल को यूज कर सके एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में लोगों के साथ, उनको समझ सके, उनको हेल्प कर सके सोशल लेवल पर। फिफ्थ वन इज ऑनेस्टी एंड वर्नेबिलिटी। हमें क्या करना है, अपनी गलतियों को बताना है, उनको सुधारना है, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड करना है लोगों के बीच, सच्चा रहना है, जितने सच्चे रहेंगे उतना ट्रस्ट लोग हम पे करेंगे। सिक्स्थ इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, हमें क्या करना है, लोगों को बिना जज करे उनकी बातों को समझना है, ठीक है, हमें उन्हें जज नहीं करना है, उनकी फीलिंग को सुनना है, समझना है, उनकी बातें सुननी है, समझनी है। द सिक्स्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थिंकिंग स्किल्स मीनिंग एंड टाइप्स। कि थिंकिंग स्किल क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। थिंकिंग स्किल क्या होती है, एक मेंटल प्रोसेस होती है जिसको हम यूज करते हैं कि किस चीज का क्या मतलब है, जो इस पूरे वर्ल्ड में क्या बनाता है, सेंस बनाता है किसी भी बात का, उसको हम क्या बोलते हैं, थिंकिंग स्किल बनाते हैं। ये हेल्प करता है हमें प्रोसेस करने में, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, डिसीजंस को लेने में, ठीक है, क्वेश्चंस पूछने में, नए आइडियाज क्रिएट करने में, सोचने में। और कहीं ना कहीं थिंकिंग स्किल ही होती है जो हमें प्रोफेशनली बहुत हेल्प करती है, और टेक्निकल फील्ड में भी हमें सक्सेसफुल बनाती है। थिंकिंग एबिलिटी या फिर थिंकिंग स्किल का मतलब होता है वो क्षमता, इतने सोचने की क्षमता जिससे कि हम डिसीजंस ले सके, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके, दूसरों की बातों को सुन सके, उनका जवाब दे सके, उसको हम क्या बोलते हैं, थिंकिंग स्किल बोलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है ऐसी एबिलिटी जिससे कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज कर सकें और कोई जजमेंट उसको समझ के कोई जजमेंट पास कर सके। मतलब कि हमें क्या करना है, कोई भी फैक्ट हमें सुनना है, समझना है, और फिर हमें क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है, जजमेंट देनी है उस पे। इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है कि हम सोच सकते हैं हमें कोई भी एक मशीन खरीदनी है, तो मशीन खरीदनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग में पता है क्या आएगा, पहले हम नई टेक्नोलॉजी पे सर्च करेंगे कि अच्छा हमें ये इशू है कि मुझे कपड़े धोने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मैं देखूंगी नई टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी की आप तो ऑटोमेटिक मशीन चल रही है जो कि प्रॉपर आपको सारे कपड़े धुलेगी भी, सुखाएगी भी, प्रेस भी करेगी, सब कुछ आपको प्रॉपर करके देगी, ठीक है, ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है। अब मैं सोचूंगी अच्छा ठीक है ये टेक्नोलॉजी आई है ऑटोमेटिक की, अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, उन दोनों को मैं लिखूंगी। उसके बाद फिर मैं मार्केट एनालाइज करूंगी, मार्केट में कहाँ कहाँ मिलेगी, क्या प्राइसिंग है, कहाँ से कहाँ तक बेस्ट मिल सकती है। इन सब चीजों को सोचने के बाद जजमेंट करना, जजमेंट मतलब कि फाइनली उस चीज को खरीदना या फिर अपना कोई भी पॉइंट रखना, लास्ट में जो फाइनल डिसीजन होगा, डिसीजन लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। नाउ द सेकंड इज क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग द एबिलिटी टू लुक एट द प्रॉब्लम्स फॉर अ न्यू पर्सपेक्टिव। ओके, देखो इसका मतलब होता है हमारा, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसा बना देना जो किसी ने सोचा भी ना हो, ठीक है, बिल्कुल इनोवेटिव बना देना। जिसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, समझ लो हमने कोई ऐसा यूनिक ऐप बनाई है जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। तो ऐसा हो सकता है बहुत से लोग हैं जो कि कहीं बाहर रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है प्रॉपरली, तो हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसी ऐप बना देंगे जिससे आप बैठे बैठे क्या कर सकते हो, उस ऐप से खाना ऑर्डर कर सकते हो। ये कुछ नया आइडिया नहीं है, बस एक बताया कि कुछ यूनिक कर देना, कुछ क्रिएटिव सोचना। द थर्ड वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना,
फिर प्लान करना उसके सॉल्यूशन को और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले एग्जांपल है कि हमने कोई भी कोड देखा, उस कोड में कोई एक एरर है, सबसे पहले हम उस एरर को समझेंगे, फिर हम उसके बहुत सारे सॉल्यूशन देखेंगे, फिर उन सॉल्यूशन में हम देखेंगे कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे और उस एरर को सॉल्व कर देंगे, इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। फोर्थ इज एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग क्या है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को, बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में क्या करना, डिवाइड कर देना या फिर उसको ब्रेक डाउन कर देना स्मॉल स्मॉल पीसेस में, और उसके बाद उसको इजीली सॉल्व करना जिससे कि हम अच्छे से समझ सके उन छोटे छोटे। एक बड़ी प्रॉब्लम है, समझ लो हमें क्या करना है, हमें कोई बहुत बड़ी मार्केट है, उस पूरी मार्केट को मैं घूमना है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से शुरू करूंगी फिर वहीं पे आ जाऊंगी, फिर यहाँ से शुरू करूंगी वहीं मैं घूम जाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी उसके अलग अलग पार्ट डिवाइड कर लूंगी कि ये इस वाले पार्ट में बाद में जाना है, पहले इस एरिया को कवर करना है, फिर इस एरिया को कवर करना है। ये एक मैंने नॉर्मली कोई एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। या फिर हमें कोई भी मशीन है, किसी मशीन का कोई पार्ट खराब है, अब मैं पूरी मशीन को चेक करना पड़ेगा तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना और फिर उसको अच्छे से समझना प्रॉब्लम को और फिर उसको सॉल्व करना, इसको हम एनालिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। एंड द लास्ट वन एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे पढ़ा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे आपको फॉर्म मिल जाएगा और इस फॉर्म को आप फिल कर देना और फिर आप हमारे चैनल पे पढ़ा सकते हो। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मतलब कि एक स्ट्रेटेजी बना लेना, मतलब सोच लेना लॉन्ग टर्म, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस को। हम सबसे पहले सोचेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, लाइक मुझे ना बीटेक करना है, ठीक है। अब मैं क्या सोचूंगी, सबसे ज्यादा डिमांड में जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है, एआई और मशीन लर्निंग। तो मैं कौन सी ब्रांच से बीटेक करना पसंद करूंगी, एआई से और एमएल से। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में ज्यादा डिमांड है मार्केट में उसकी, तो मैं उसको चूज करूंगी। तो स्ट्रेटेजी थिंकिंग का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस होता है जो फोकस करता है कि फ्यूचर में मुझे क्या अचीव करना है या फिर फ्यूचर में किस चीज की ज्यादा डिमांड होने वाली है, ठीक है। तो ये यूनिट यहाँ पे खत्म होती है बहुत ही कम टाइम में। आप पूरी वीडियो देखना, नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5th को, जिसका नाम है डिजिटल कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी मेकिंग, जिसमें हम बहुत ही शॉर्ट में सारे नोट्स को कवर करने वाले हैं। सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे नोट्स में और एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिल जाएंगे, सब चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो नोट्स को याद से डाउनलोड कर लेना और मैं पढ़ाती रहूंगी और आप मार्क करते रहना जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बीच में बताऊंगी। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया। हम सबको पता है सोशल मीडिया क्या होती है। सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे सोशल मीडिया होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अब इस पे कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है कोई भी रिलीवेंट, इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग मटेरियल बनाना, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, जिसमें हम कोई नॉलेज शेयर कर रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं। और उस बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं, क्रिएटर, ठीक है। और ये मिलके क्या बन जाता है, कंटेंट क्रिएशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग हम रिलीवेंट इंफॉर्मेशन या फिर हम एंटरटेनिंग ऐसा कुछ क्या बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं, जिसको हम किस पर अपलोड करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। जैसे कि कोई वेबसाइट हो गई, ब्लॉग हो गया, ईमेल हो गया, पॉडकास्ट हो गए, ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, जिससे कि हम क्या करते हैं, ऑडियंस को एंगेज करते हैं और एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनाते हैं अपनी। सो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, ईमेल्स। अब ईमेल्स क्या होती है, ईमेल्स एक फॉर्मल मोड होता है कम्युनिकेशन का, जो कि प्रोफेशनल या फिर एकेडमिक लोग या फिर एकेडमिक इन्वायरमेंट पे यूज किया जाता है। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी जो मीटिंग होती है, वो जो लिंक शेयर होती है मीटिंग की, वो भी क्या होती है, हमारे ईमेल पे शेयर होती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी हम मेल करते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो कि कौन यूज करते हैं, प्रोफेशनल्स यूज करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है हम इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, किसी को किसी चीज के बारे में इनवाइट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी को
ठीक है, रिप्लाई कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं, जो ईमेल होती है उसके फीचर्स होते हैं कि वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अटेंशन को। उसका क्लियर सब्जेक्ट ऊपर लिखा रहता है कि ये पर्टिकुलर मेल आपके किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये क्या आपको बताना चाह रही है। प्रॉपर ग्रीटिंग होती है, इसमें क्लोजिंग होती है। स्टार्टिंग में होता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर कुछ भी ग्रीटिंग्स होती है और लास्ट में क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग में लास्ट में नीचे लिखा रहता है थैंक यू और नेम लिखा रहता है और फिर जो भी तुम्हारी पोजीशन है कंपनी में वो लिखी रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो हम क्या करेंगे, उसको मेल करेंगे। आती नहीं है लेकिन बस मेल करेंगे। वेबिनार्स, अब वेबिनार्स क्या होते हैं, ए लाइव ऑनलाइन सेमिनार कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट। अब क्या होता है, ये लाइव ऑनलाइन सेमिनार जो होते हैं जो कि इंटरनेट पर कंडक्ट किए जाते हैं। आपको कई बार आपने देखा होगा टीचर्स झूठ बोल के बुलाते थे कि जल्दी आ जाओ, आज आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। तो प्रैक्टिकल तो होता नहीं था लेकिन हाँ सेमिनार जरूर होता था। सेमिनार हॉल में बैठा देते थे सब स्टूडेंट्स को, बहाने से बुलाते थे सेमिनार अटेंड कराने के लिए। तो एक लाइव सेमिनार कंडक्ट किया जाता है जिसमें क्या होता है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है वर्चुअल ऑडियंस के साथ। इधर से हम क्वेश्चन पूछते हैं जो भी हमें उस सेमिनार में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उससे रिलेटेड। इसका पर्पस क्या होता है, कोई भी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे किसी भी हमारी वाइड ऑडियंस को, ऑनलाइन ऑडियंस को क्या करना, एजुकेट करना, प्रमोट करना कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को, ठीक है, प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग या फिर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, किसी भी ब्रांड के बारे में अवेयरनेस बिल्ड करना या फिर कोई भी रिसर्च, इनोवेशन, अपने डिस्कशंस, डिसीजंस को क्या करना, शेयर करना। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होती है देने के लिए। जो भी सेमिनार लेने के लिए आते हैं आपको पता होगा वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। अनेबल इंटरेक्टिव लर्निंग, ये इंटरेक्टिव लर्निंग होती है एक तरीके से, टाइम बचाती है और पैसा बचाती है, क्योंकि फिजिकल इवेंट होगा तो इतने सारे लोग आएंगे भाई, पूरा हॉल एक बुक किया जाएगा, उसमें पानी वानी रखा जाएगा। लेकिन वर्चुअल बहुत इजी होता है, अपने घर बैठ के आप वर्चुअली अपने लैपटॉप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वर्चुअली मीटिंग कर सकते हो, सेमिनार कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन भी रखते हैं लास्ट में, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो भी आपको एक्सपर्ट से पूछना है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, चैट होते हैं, क्वेश्चन आंसर ऑप्शंस होते हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशंस होती है, स्क्रीन शेयरिंग होती है, रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, रिप्ले अवेलेबल होता है, आप पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है कि कोई भी वेबिनार किया गया है जो कि करियर अपॉर्चुनिटीज इन एआई, ठीक है, इसका कोई भी आईटी कंपनी है, ठीक है, कोई भी आईटी कंपनी का एक्सपर्ट आया है उस सेमिनार को कराने के लिए और बच्चों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉडकास्ट। व्हाट इज पॉडकास्ट, आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गया है पॉडकास्ट। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो रॉ माइक के नेम से, और प्लीज लाइक कर देना वीडियोस को और कमेंट भी कर देना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। तो पॉडकास्ट क्या होता है, पॉडकास्ट एक ऑडियो बेस्ड कंटेंट होता है जो कि एपिसोड्स में आता है, जिसमें हम इंटरव्यूज लेते हैं, ठीक है, स्टोरीज शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं अपनी टारगेटेड ऑडियंस को। इसका पर्पस होता है कि हम क्या कर सके, अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस को शेयर कर सके लोगों के साथ, ठीक है, एंगेजमेंट कर सके, मतलब कि एक लिसनर बेस बना सके अपनी ऑडियंस को जो हमारी बातों को सुनना चाहता है, जानना चाहता है, ठीक है। टू ऑफर कन्वीनियंट लर्निंग कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सके जो कि लोगों को कुछ सीखने में मदद करे। इसके फीचर्स क्या होते हैं, कैन बी स्ट्रीम्ड और डाउनलोडेड, इसको हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी टाइम हम एक्सेस कर सकते हैं। रिक्वायर्ड मिनिमल इक्विपमेंट, इसमें कम से कम इक्विपमेंट हमको चाहिए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कोई भी पॉडकास्ट सीरीज जो कि एंटरप्रेन्योरशिप टिप्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर हो। द नेक्स्ट इज ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स क्या होते हैं, देखो जो भी रिटन कंटेंट होता है, जो भी किसी वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है ऑडियंस को किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए या फिर या फिर रीडर्स को एंगेज करने के लिए, उसको हम ब्लॉग्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार ना किसी वेबसाइट पे, ठीक है, वेबसाइट पे क्या होता है, जैसे कि आप अभी हमारी क्रेजी कक्षा की भी वेबसाइट अगर आप ओपन करोगे तो उसमें अलग अलग पोस्ट टाइप आते हैं, उसको हम ब्लॉग बोलते हैं और उसको करने वाले को हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। और सॉरी, उसको करने का प्रोसेस होता है उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं और जो करता है उसको ब्लॉगर बोलते हैं।
वो पोस्ट टाइप होता है जिसमें पर्टिकुलर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। इसका पर्पस होता है कि इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, रिव्यू शेयर कर सकते हैं, ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं वेबसाइट पे ट्रैफिक एसईओ के थ्रू, और बिल्ड कर सकते हैं अथॉरिटी ऑन अ सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले टाइटल होता है, नाम होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में कि वो क्या चीज है, फिर बॉडी होती है, सब हेडिंग्स होती है, और फिर कंक्लूजन होता है और कॉल टू एक्शन होता है। कॉल टू एक्शन मतलब कि अपनी ऑडियंस को इस तरीके से एंगेज करना कि वो क्या करे, कोई भी एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए। द सेकेंड टॉपिक इज इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया को। सबसे पहले टेक्स्ट एंड टेक्निक, हमें हमेशा रिस्पेक्टफुल और करेक्ट लैंग्वेज यूज करनी है। हमें किसी भी तरीके का कोई भी गलत कंटेंट नहीं डालना है, ठीक है, और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर ऑफेंसिव कंटेंट नहीं स्प्रेड करना है जो कि किसी को बुरा लग जाए। किसी के धर्म के ऊपर कोई बात नहीं करनी है, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है। द नेक्स्ट इज स्पीच एंड पर्सनैलिटी। कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली विद कॉन्फिडेंट टोन। हमें अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करनी है, एक कॉन्फिडेंट टोन में बात करनी है। अपने आप को एक्सप्रेस करना है प्रोफेशनली और पॉजिटिवली। ठीक है, कंसिस्टेंसी हमें बना के रखनी है बिटवीन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल और पब्लिक इमेज के बारे में। द नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनैलिटी एनालिसिस। अब टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ऐसे होते हैं जो बेचारे शांत होते हैं, कम बोलते हैं, कम बाहर जाते हैं, इंटरेक्ट कम करते हैं लोगों से। ठीक है, जैसे कि रिसर्चर्स होते हैं, अपने घर में पड़े रहते हैं, घर के अंदर ही काम करते हैं, बस अपना बाहर ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते लोगों से। सेकंड इज एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एनर्जेटिक होते हैं, इंजॉयफुल होते हैं, जिनको मजा आता है बाहर जाने में। ठीक है, जैसे कि इवेंट होस्ट होते हैं। एम्बीवर्ट का मतलब होता है जो कि दोनों होते हैं, जो बैलेंस करते हैं। अगर कहीं पे सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें एक्सट्रोवर्ट बनना है तो वो एक्सट्रोवर्ट बनेंगे, कहीं पे सिचुएशन ऐसी है कि उनको इंट्रोवर्ट बनना है तो वो इंट्रोवर्ट बनेंगे, या फिर वो किन जगहों पे मतलब अपने मूड के हिसाब से वो क्या करते रहते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में बैलेंस करते रहते हैं। पर्सनैलिटी थ्योरीज, अब हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी थ्योरीज, काफी इंपॉर्टेंट और कई बार आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, नोट्स डाउनलोड कर लेना। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पे पढ़ा सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर देना और आप हमारे चैनल पे पढ़ा सकते हो, वो भी पेड। तो फर्स्ट वन इज मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इस थ्योरी को हमें दिया था मास्लो ने, अब्राहम मास्लो ने, जिसकी 5 लेवल्स थी। तो वो लेवल्स क्या थी, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल थी, एक सेफ्टी, बिलोंगिंग, एक्सट्रीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मीनिंग था कि हमें क्या करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से बिल्ड करना है कि हम अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर सकें। सो द नेक्स्ट वन इज फ्लूट्स। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस। फ्लूट्स साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है, जिसका मतलब था कि माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज आईडी, इंस्टिंक्ट। सेकंड वन इज ईगो, ईगो मीन्स रियलिटी, एंड थर्ड इज सुपर ईगो, मोरालिटी। इसका मीनिंग है पर्सनैलिटी एक रिजल्ट होता है हमारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन दीज पार्ट, कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, कितने हमारे घर ईगो है, हम रियलिटी में क्या है, और हमारे मॉरल्स क्या है, और हम दूसरे को क्या बन के दिखा रहे हैं। मतलब हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है इन सब चीजों में, और जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो ही इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट होता है। द थर्ड वन इज विवेकानंद पर्सपेक्टिव। इनका मीन्स था कि एम्फसाइज ऑन स्ट्रेंथ, प्योरिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हमेशा किसको इंकरेज करो अपने अंदर, किस चीज को लाओ, अपनी स्ट्रेंथ को, प्योरिटी को एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को। हमें एक स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट करना है सेंट्रल टू स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। हमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, हमें अपने आप को अपने वीकनेस पे काम करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, उस चीज पे हमें क्या करना है, वर्क करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है पर्सनैलिटी को। जंग्स टाइपोलॉजी,
जंग्स टाइपोलॉजी क्या थी कि हमें क्या करना है, अपने इंट्रोवर्जन पे, एक्सट्रोवर्जन पे एंड थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग, इंट्यूशन पे क्या करना है, काम करना है। द थर्ड वन इज पर्सनैलिटी असेसमेंट। अब पर्सनैलिटी असेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये एक इस तरीके का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने इमोशंस को, अपने ट्रेट्स को, अपने बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसका यूज करके, टूल्स का यूज करके। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है, इससे हम सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने बारे में काफी चीजें जान सकते हैं। ये हमारी करियर प्लानिंग में हेल्प करता है क्योंकि हम अपने आप को अच्छे से समझ जाएंगे, तो ये भी समझ जाएंगे हम क्या करना चाहते हैं। एंड ये यूजफुल होता है एक टीम बिल्ड करने में या फिर रिक्रूटमेंट करने में। ठीक है, पॉपुलर टूल्स क्या क्या है अब इसके पॉपुलर टूल्स हैं, एक तो MBTI, 16 पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं इसके अंदर, जो हमें इजीली बता सकता है कि हम कौन से टाइप के हैं। ओके, सेकंड इज बिग 5। बिग 5 मेजर करता है बहुत सारी अलग अलग तरीके के, लाइक एग्रीमेंटेबलनेस, एग्रीएबलनेस, एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस। 5 तरीके की चीजों को, ये पर्सनैलिटीज को मेजर करता है। एंड द थर्ड वन इज 16PF, बेस्ड ऑन 16 ट्रेड्स लाइक रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी। ऐसे तरीकों के 16 ट्रेड्स को इंसान के अंदर ये टूल क्या करता है, मेजर करता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जाम्पल एप्लीकेशन। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस में हम इन टूल्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये टूल्स जो हैं ये यूज होते हैं हायरिंग में, सेकंड होते हैं काउंसलिंग में, एंड हम इसको रिक्रूटमेंट में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। बाकी पर्सनल डेवलपमेंट में भी इसको काफी जगहों पे यूज किया जाता है। तो फिर ये यूनिट यहाँ पे खत्म होती है, तो नोट्स आप प्लीज जल्दी डाउनलोड कर लेना और नोट्स एक बार देखिए, वीडियो से अच्छे से समझिए, बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में। बाय बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी गुड़िया मत छू तो कट जाएगा।